अथर्व बहुत अच्छे मूड में था। उसे अभी भी याद है कि जब वह घाटी में दाखिल हुआ तो वह कितना उदास था। कौन जानता था कि यह घाटी इतनी शानदार जगह है। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। बेहोश लोगों को जगाने के बाद उसने उनसे अपने ठिकाने तक ले जाने के लिए कहा। जब वे ठिकाने पर पहुंचे तो अथर्व को एहसास हुआ कि ठिकाना जहां वह उनसे मिला था वहां से बहुत दूर नहीं था। यह वहां से केवल 250 मीटर की दूरी पर था। ठिकाना अच्छी तरह से छिपा हुआ था, जिससे अगर लोग उनकी तलाश में आए तो डाकुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वहां कुर्सियां, मेज और यहां तक कि बिस्तर भी थे। यह अच्छी तरह से सजाया गया था और इसमें रहना आरामदायक था। डाकू घाटी में आराम से रह रहे थे। उन्होंने बहुत से लोगों को लूटा होगा क्योंकि वे यह सब वहन कर सकते थे। उसे अभी भी याद है कि जब उसने डाकुओं से कहा कि वे अपना सारा पैसा निकाल ले तो वे कितने हैरान रह गए थे। जब उन्होंने अपने पास मौजूद पैसे निकाले तो अथर्व को 2 सोने के सिक्के मिले। उनका अनुमान था कि उनमें 1000 से ज्यादा चांदी के सिक्के थे, जिनमें ज्यादातर तांबे के सिक्के थे। एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्कों के बराबर था। यह मौजूदा अथर्व के लिए बहुत बड़ी दौलत थी। अगर उसके पास एक भी सोने का सिक्का होता तो वह एक घोड़ा खरीद सकता था और ज्यादा आराम से यात्रा कर सकता था। उसने दोनों सोने के सिक्के ले लिए और सभी चांदी के सिक्के भी ले लिए। अथर्व ने तांबे के सिक्के उनके पास छोड़ दिए क्योंकि वह उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था। और इसके अलावा इतने सारे तांबे के सिक्के ले जाना तनावपूर्ण होगा। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। नेता लगभग बेहोश हो गया जब उसने अथर्व की यह टिप्पणी सुनी। अगर अथर्व ने ये तांबे के सिक्के पहले देखे होते तो वह घाटियों से गुजरने के बारे में कभी नहीं सोचता। लेकिन अब चूंकि वह अमीर था, इसलिए उसने तांबे के सिक्कों को तिरस्कार की नजर से देखा। यह वाकई एक अच्छा पेशा है। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, अथर्व ने कई भावनाओं के साथ कहा। उसे अचानक इस बात का नशा सा हो गया कि वह कितनी जल्दी पैसे कमा सकता है। हालांकि मैं लोगों को लूटने नहीं जा सकता, अथर्व ने सोच समझकर कहा। वह इस बारे में सोच रहा था। इसे भूल जाओ, मैं अभी अमीर हूं और यही मायने रखता है। मैं किसी जादुई जानवर का शिकार करने की कोशिश करूंगा और उनके कोर बेचूंगा। अथर्व ने लूटने का विचार त्याग दिया। विलो सिटी में चहल पहल है। मिस्टी माउंटेन के नजदीक एकमात्र शहर होने के कारण यह उन साहसी लोगों के लिए विश्राम स्थल बन गया जो पहाड़ में जाना चाहते थे। अथर्व इस समय एक रेस्टोरेंट में बैठकर बढ़िया खाना खा रहा था। वह 2 कारणों से इस रेस्टोरेंट में आया था। पहला, वह पैसे कमाने के बाद कुछ अच्छा खाना चाहता था। दूसरा, वह जानना चाहता था कि पहाड़ में क्या चल रहा है। यह पता लगाने के लिए एकदम सही जगह थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग खाने के लिए आते हैं। और जैसा कि उम्मीद थी, उसने सुना कि मिस्टी माउंटेन में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ तक कि एक ओरिजिन प्लेन पावर हाउस भी मारा गया, एक आदमी ने हैरान आवाज में कहा। अचानक अपनी आवाज ऊंची करने की वजह से उसने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अथर्व ने अपनी नजर उस ओर घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। उसकी मेज के पास खाना खा रहे 2 आदमी जोश से भरी बातचीत कर रहे थे। हाँ, उसने पहाड़ के भगवान के क्षेत्र में अतिक्रमण किया और जानवर द्वारा तुरंत मारा गया। बाकी लोग बच निकलने में भाग्यशाली थे, उसके सामने वाले व्यक्ति ने कहा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पहाड़ के भगवान घुसपैठियों पर हमला करते हैं। वे वहां क्यों जाएंगे जब उन्हें पता था कि वे जानवर के मुकाबले में नहीं हैं? पहले व्यक्ति ने कहा। मैंने सुना है कि यह एक प्राकृतिक खजाने की वजह से था। उन्होंने गलती से इसके निशान देखे और इसे वहां ट्रैक किया, दूसरे व्यक्ति ने कहा।
एक प्राकृतिक खजाना, पहले व्यक्ति ने पूछा, जबकि उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, लेकिन उन्होंने खजाने का विवरण बताने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि यह अभी तक पूरी तरह से नहीं बना है। मैंने सुना है कि वे एक बार फिर पहाड़ की गहराई में जाने के लिए एक पार्टी बना रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने कहा। जब आसपास के लोगों ने सुना कि वे क्या कह रहे थे, तो उन्होंने निराशा में अपने सिर हिलाए, क्योंकि उनके प्लेन उस तरह के संघर्ष में शामिल होने के लिए बहुत कम थे। नमस्ते मिस्टर, क्या आप कृपया मुझे बता सकते हैं कि खजाना पहाड़ के किस हिस्से में दिखाई दिया? अथर्व उनके पास गया और पूछा। जो आदमी अभी बोल रहा था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब अथर्व ने यह देखा, तो उसने टेबल पर एक चांदी का सिक्का रख दिया। जब उस आदमी ने चांदी का सिक्का देखा, तो वह हैरान रह गया। उसने जल्दी से उसे रख लिया और उसे जो कुछ पता था, अथर्व को बता दिया। अथर्व ने जो जानकारी चाही थी, उसे प्राप्त करने के बाद रेस्तरां छोड़ दिया। सौभाग्य से मैं पहाड़ के उत्तरी भाग की ओर जा रहा हूँ। अथर्व ने उस आदमी से पता लगाया कि खजाना पहाड़ के दक्षिणी भाग में दिखाई दिया। उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या वह उसी दिशा में जा रहा है जहां खजाना दिखाई दिया था। उसने मिशन छोड़ने की योजना बनाई अगर खजाना जंगल के उत्तरी भाग में भी स्थित था, क्योंकि उसकी मृत्यु की कोई योजना नहीं थी। कहा जाता है कि मिस्टी माउंटेन के भगवान के पास पहले से ही ओवरलॉर्ड प्लेन में आधा कदम है। अगर वह खजाना पाने में सक्षम है, तो उसके टूटने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अथर्व पहाड़ की ओर बढ़ गया। इस अप्रत्याशित घटना के कारण वह जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना चाहता था ताकि वह पहाड़ से बाहर निकल सके। अथर्व ने देखा कि बहुत से लोग पहाड़ की ओर जा रहे हैं, कुछ समूह में हैं, जबकि अन्य अकेले हैं। जिस ओर वे जा रहे थे, उसे देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वे सभी पहाड़ के दक्षिणी भाग की ओर जा रहे थे। अथर्व को सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि उस दिशा में जाने वाले ज्यादातर लोग अभी भी आर्केन प्लेन में थे। ये वे लोग थे जो यह देखने जा रहे थे कि क्या वे खजाना पाने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। हालांकि वे जानते थे कि यह खतरनाक है, फिर भी वे आग की लपटों की ओर आकर्षित होने वाले पतंगों की तरह वहां जा रहे थे। उनमें से कई शायद इस यात्रा से वापस नहीं लौटेंगे, कुछ शायद अपने गंतव्य तक भी न पहुंच पाए, क्योंकि पहाड़ पर मूल प्लेन में अभी भी जादुई जानवर थे। अथर्व ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसने अपनी तकनीकों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई ताकि वह उनका तेजी से इस्तेमाल कर सके। अगर वह तुरंत कोई तकनीक इस्तेमाल करने में सक्षम होता, तो युद्ध के दौरान डाकुओं द्वारा उसे इतनी बुरी स्थिति में नहीं डाला जाता। उसने अपने ब्लेड के साथ प्रशिक्षण लेने की भी योजना बनाई ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझा जा सके। वह पहाड़ में और भी गहराई में चला गया, क्योंकि बाहरी क्षेत्र में जानवर उसके समय के लायक नहीं था। थप थप आहू, जानवर के मुंह से दर्द की चीख निकली जो उड़ गई। जानवर ने पास के एक पेड़ पर जोरदार टक्कर मारी। करीब से देखने पर उसके शरीर पर अलग अलग कट के निशान देखे जा सकते थे। जानवर एक पवन भेड़िया था। वे आम तौर पर आर्केन प्लेन के अंतिम चरण तक बढ़ते हैं, और यहाँ तक कि पवन भेड़ियों के मूल प्लेन में घुसने के रिकॉर्ड भी हैं। हालांकि यह पवन भेड़िया ज्यादा बड़ा नहीं था, यह अभी भी फ्यूजन प्लेन के शिखर पर था और अभी भी ट्रेडमार्क पवन ब्लेड का उपयोग नहीं कर सकता था जिसमें भेड़िए अच्छे होते हैं। पवन भेड़िए आम तौर पर झुंड में चलते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह अकेला था। कई जगहों पर घायल होने के कारण भेड़िया पहले ही वापस लड़ने की अपनी क्षमता खो चुका था। वह बस फर्श पर बिना हिले-डुले लेटा रहा और उस इंसान को घूरता रहा जो उसके करीब आ रहा था और उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वह इंसान भेड़िए के सामने खड़ा हो गया और उसे एक जोरदार झटका दिया।
उसके सिर पर एक साधारण वार करके उसकी जान ले ली। यह सिर्फ एक फ्यूजन प्लेन जानवर है, फिर भी इससे निपटना बहुत मुश्किल है, एक युवा की आवाज ने शिकायत की। अथर्व पहले ही पहाड़ में 4 किलोमीटर से ज्यादा अंदर जा चुका था। कहा जाता है कि मिस्टी माउंटेन की लंबाई 700 किलोमीटर से ज्यादा है और चौड़ाई 300 किलोमीटर से ज्यादा है। अथर्व अभी भी पहाड़ के बाहरी क्षेत्र में था। उसने जो जानकारी जुटाई थी उससे 150 किलोमीटर के निशान को पार करते हुए उसे आर्केन प्लेन के शुरुआती चरणों में जानवर दिखाई देने लगे। वह जितना अंदर जाता, जानवर उतने ही मजबूत होते जाते। लेकिन पहाड़ के बाहरी क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली जानवरों को घूमते हुए सुना गया है। जब तक कि आप बदकिस्मत न हो, आप उनसे शायद ही कभी मिलेंगे। जादुई जानवरों में हमेशा से ही मनुष्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिकर्षण रहा है और जब भी वे किसी से मिलते हैं तो वे देखते ही मार डालने की नीति अपनाते हैं। मनुष्य भी इन जानवरों को अलग अलग कारणों से मारते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो सदियों से चला आ रहा है और आगे भी जारी रहेगा। मनुष्यों और जादुई जानवरों के बीच एक निरंतर लड़ाई है। हालांकि यह कहा जाता है कि मनुष्यों का ऊपरी हाथ होता है, लेकिन ऐसे जानवर भी हैं जिन्हें वे बेवजह मारने की हिम्मत नहीं करते। अथर्व पहले ही 6 जानवरों से भिड़ चुका था, जिनमें से सभी फ्यूजन प्लेन के अंतिम चरण में थे। वह अपने हथियार और अपनी तकनीकों का भी अभ्यस्त हो रहा था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए धीमी गति से आगे बढ़ रहा था कि वह अपनी ट्रेनिंग का सबसे अच्छा लाभ उठा सके, क्योंकि वह गहराई में जा रहा था। अगर वह अभी भी अपनी तकनीकों का तुरंत पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया, तो अगर वह आर्केन प्लेन में किसी जादुई जानवर से भिड़ गया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी तकनीकों में महारत हासिल करना उसके लिए बहुत जरूरी था। अथर्व जल्दी से उस इलाके से चला गया, क्योंकि यह जानवरों से भरा हुआ इलाका था। वे खून की गंध से उसकी ओर आकर्षित होने के लिए बाध्य थे। अथर्व जाने से पहले जानवर का कोर निकालना नहीं भूला। उसने उसे अपने बैग में रखा और पहाड़ में और आगे चला गया। सूर्यास्त होने वाला था। अथर्व ने फैसला किया कि पहाड़ में उसका पहला दिन होने के कारण जल्दी ही डेरा डालना सबसे अच्छा होगा। उसे एक विशाल पेड़ के किनारे एक छेद मिला, जिसे शायद किसी जानवर ने खोदा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। अथर्व ने अतिरिक्त सुनिश्चितता के लिए आसपास की जगहों पर गश्त की। उसने आसपास के पेड़ों से कुछ शाखाएं काट लीं और फिर उनका इस्तेमाल पेड़ के छेद को ढकने के लिए किया। अथर्व एक पृथ्वी तत्ववादी होने के नाते पृथ्वी तत्व के माध्यम से जमीन पर किसी भी कंपन को महसूस कर सकता था। वह बहुत ही सतर्क व्यक्ति है और उसकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। इसलिए जब तक घुसपैठिया कोई विशेषज्ञ न हो, उसे उन्हें नजरअंदाज करने का कोई डर नहीं था। अथर्व ध्यान की मुद्रा में बैठा था और जल्दी ही सो गया। देर रात सब कुछ अंधेरा था। सरसराहट सरसराहट, घास के खिलाफ किसी चीज की सरसराहट की हल्की आवाज सुनी जा सकती थी। मजबूती से बने पवन भेड़ियों का एक समूह, जिनके काले फर थे, जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। उनकी हरी भरी आंखें बेचैनी से उस क्षेत्र को देख रही थीं, जबकि उनके मजबूत अंग चुपचाप उस क्षेत्र में घूम रहे थे। अभी भी पैर मोड़कर बैठा हुआ अथर्व की आंखें खुल गईं और उसने तुरंत दक्षिण की ओर देखा। वह कुछ भी देख या सुन नहीं सकता था, लेकिन वह जानता था कि जमीन से उसे जो कंपन महसूस हो रहा था वह असली था। हालांकि वह नरम था, लेकिन वह उन्हें महसूस करने में सक्षम था। यह एक पृथ्वी तत्ववादी होने की संवेदी क्षमता थी। जमीन पर कंपन का उपयोग करके कोई भी चीज को आसानी से महसूस कर सकता है। जादुई जानवरों का एक समूह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वे लगभग 2 मिनट में यहां पहुंच जाएंगे, अथर्व ने कंपन से अनुमान लगाया।
जानवरों के प्लेन को जानने का उसके पास कोई तरीका नहीं था या वे किस प्रकार के जानवर थे। लेकिन चूंकि वे एक समूह में आगे बढ़ रहे थे, इसलिए यह संभवतः एक भेड़िया झुंड था। चूंकि वह अभी भी बाहरी क्षेत्रों में था, इसलिए उसने नहीं सोचा था कि आर्केन प्लेन जानवरों से भरा एक झुंड होगा। भेड़िया झुंड के 3 मुख्य प्रकार हैं: बर्फ भेड़िए, पवन भेड़िए और ग्रे भेड़िए। ग्रे भेड़िए के झुंड सबसे कमजोर थे, जबकि बर्फ भेड़िए का झुंड सबसे मजबूत था। जानवरों की टोह लेने के लिए अथर्व पेड़ से बाहर आया। पेड़ों के बीच से झांकने पर यह वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। पवन भेड़ियों का एक समूह उसकी दिशा में आगे बढ़ रहा था। एक पूर्ण विकसित पवन भेड़िया आर्केन प्लेन के शुरुआती चरणों में होगा। उसने जो देखा उससे झुंड में किशोर थे। लगभग 10 या 15 पवन भेड़िए थे। उनसे निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अथर्व ने सोचा, युद्ध समाप्त होने के बाद मुझे यह क्षेत्र छोड़ना होगा। भेड़िए जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह था और उसे देखते ही तुरंत उस पर टूट पड़े। अथर्व ने युद्ध के लिए अपने दोनों छोटे ब्लेड बाहर निकाले। उसने युद्ध को जल्दी से समाप्त करने और फिर इस क्षेत्र से चले जाने की योजना बनाई। भेड़ियों ने अपने शरीर में वायु तत्व भर लिया था, जिसके बाद वे तेज हो गए। अथर्व उनसे ज्यादा धीमा नहीं था। लड़ाई के 2 मिनट के भीतर ही उसने 4 भेड़ियों को घायल कर दिया था। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कट के निशान थे। घायल भेड़िए दर्द से चिल्ला रहे थे। क्रैश क्रैश क्रैश! अथर्व ने जोरदार किक से 3 भेड़ियों को सफलतापूर्वक उड़ा दिया। वह पहले से ही लड़ाई में बेहतर हो रहा था और अपने ब्लेड से बहुत ज्यादा कुशल था। लड़ाई के दौरान भी वह घायल नहीं हुआ था और यह उसकी तकनीकों के अच्छे इस्तेमाल की बदौलत था। पिछले 13 के साथ झुंड में 21 भेड़िए शामिल थे। जब ये भेड़िए दिखाई दिए तो उन्होंने तुरंत अपने ट्रेडमार्क हमले हवा के ब्लेड को बाहर निकाल दिया। हवा के 20 से अधिक गहरे हरे ब्लेड कहीं से भी प्रकट हुए। अथर्व की खोपड़ी सुन्न हो गई जब उसने यह देखा। बिजली के कदम! अथर्व ने तुरंत हमले के क्षेत्र से भागने के लिए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल किया। मैं इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? यह पहाड़ पर मेरा पहला दिन है और मुझे रात को अच्छी नींद भी नहीं लेने दी जाती है, अथर्व ने भागते समय शिकायत की। भाई भेड़िया, हम इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से क्यों नहीं सुलझाते? मुझे पता है कि आपके भाई या बहन में से किसी एक को मारना मेरे लिए गलत था। मैं इसके लिए माफी मांगूंगा, अथर्व ने चिल्लाते हुए उनके हमलों से बचते हुए कहा। भेड़ियों ने यह सुनकर गुर्राहट की। ऐसा लगा जैसे उसके कथन ने उन्हें और भड़का दिया। उन्होंने तुरंत फिर से हमला कर दिया। भाड़ में जाओ! अथर्व ने फिर से हमलों से बचने के लिए अपनी चाल तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले जोर से गाली दी। जब अथर्व ने देखा कि वह घिरा हुआ है, तो उसने पास के एक पेड़ पर छलांग लगाने की कोशिश की। वह हमले के पहले और दूसरे हमले को चकमा देने में सक्षम था, लेकिन हवा में होने के कारण वह अगले हमले को चकमा देने में असमर्थ था। उसने जल्दी से अर्थ वॉल तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि देर हो चुकी थी, लेकिन यह उसे किसी भी बड़े नुकसान से बचाने में सक्षम थी। दीवार पर लगने वाले हमलों के प्रभाव से वह रास्ते से भटक गया। जिस क्षण वह वापस फर्श पर उतरा, उसने जल्दी से अपने शस्त्रागार में एकमात्र तकनीक का इस्तेमाल किया जो एकल लक्ष्य हमला नहीं था। टूटी हुई चट्टान! अचानक पास की धरती टूटने और टूटने लगी। चट्टान के 3 खोपड़ी के आकार के टुकड़े उड़कर अथर्व के सिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये तीनों चट्टानें मिट्टी के प्रकाश के धब्बों से ढकी हुई थीं। उसने एक गहरी चीख मारी। तीनों चट्टानें तेजी से हवा के झोंके के साथ उड़ गईं। धमाका! 3 में से 2 पत्थर 2 भेड़ियों पर सटीक रूप से वार करने में सक्षम थे,
जिनमें से एक अपने लक्ष्य से चूक गया। जिन भेड़ियों को मारा गया वे दर्द से चिल्ला उठे। आर्केन प्लेन में 2 भेड़ियों के घायल होने के कारण उसे केवल शेष 6 से निपटना था। जब उन्होंने अपने साथियों को घायल होते देखा तो अन्य भेड़ियों ने और अधिक जोश के साथ हमला किया। भेड़िए अपने तेज स्वभाव के कारण अथर्व को पकड़ने में सक्षम थे। अथर्व ने सोचा, मुझे आर्केन प्लेन में मौजूद भेड़ियों से निपटने का कोई तरीका निकालना होगा। वह भेड़ियों से निपटने की योजना के बारे में सोच रहा था क्योंकि वह भागते समय उनके हमलों से बच रहा था। अगर आर्केन प्लेन में केवल 2 भेड़िए होते तो उसे विश्वास था कि वह उनसे निपट सकता है, लेकिन 5 से अधिक भेड़ियों की मौजूदगी के कारण वह अभी भी उतना मजबूत नहीं था। अथर्व ने आगे एक विशाल पेड़ देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने उसकी ओर छलांग लगा दी। अथर्व ने अपने शरीर को हवा में घुमाते हुए अपने दाहिने पैर से पेड़ पर जोर से रौंदा। लाइटनिंग स्टेप्स। ऊर्ध्वाधर स्थिति में रहते हुए उसने पेड़ से उछलने से उत्पन्न बल के साथ अपनी गति तकनीक का उपयोग किया। वह वापस आक्रमण करने वाले भेड़ियों की ओर बढ़ा और अपने दोनों ब्लेडों को उस बदकिस्मत भेड़िए के सिर में घुसा दिया जिसे उसने निशाना बनाया था। भेड़िए की मौके पर ही मौत हो गई और उसके सिर से खून बह रहा था। अब आर्केन प्लेन में भेड़ियों में से केवल 5 भेड़िए बचे थे। वे फ्यूजन प्लेन में भेड़ियों से आगे निकल गए थे। भेड़ियों में से एक को मारने के बाद अथर्व ने अपने और भेड़ियों के बीच दूरी बना ली। उसने जिस भेड़िए को मारा वह झुंड के नेताओं में से एक था। 8 भेड़ियों में से केवल 2 आर्केन प्लेन के दूसरे चरण में थे। शेष 6 सभी अथर्व की तरह आर्केन प्लेन के पहले चरण में थे। भेड़ियों ने उसे गुस्से से घूरा। आखिरी जीवित नेता ने एक उग्र चीख मारी और वे सभी अथर्व की ओर दौड़ पड़े। अथर्व बहुत खुश हुआ जब उसने देखा कि वे फिर से अपने परेशान करने वाले हमलों का इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। जादुई जानवर हमेशा शारीरिक लड़ाई में शामिल होते हैं और उनकी मजबूत सुरक्षा के कारण वे शायद ही कभी मनुष्यों से हारते हैं। जब अथर्व ने उन्हें आते देखा तो उसने अपने ब्लेड को रिवर्स ग्रिप में पकड़ लिया और सीधे उन पर हमला कर दिया। डाकुओं के साथ अपनी लड़ाई के बाद उसने कुछ अनुभव प्राप्त किया और पहाड़ में प्रवेश करने के बाद से वह अपनी लड़ाई क्षमताओं में सुधार करने में सक्षम था। उसने अलग अलग लड़ाइयों में भाग लिया था और उनके साथ बड़ा हुआ था। अथर्व ने भेड़ियों के हमलों को चकमा दिया जबकि खुद भी हमले किए। जल्द ही वह अन्य 2 को घायल करने में सक्षम था, लेकिन आखिरी हमला करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह शेष 3 से परेशान था। बाकी भेड़ियों ने उन्हें पकड़ लिया। अथर्व ने तुरंत एक ऐसा कौशल बनाया जो भेड़ियों को अधिक नुकसान पहुंचाएगा। उसने अपने ब्लेड को बिजली से लपेट दिया। इससे उसके हमले अधिक विनाशकारी हो गए। जब अंतिम नेता ने देखा कि उसके पैक के सदस्य एक एक करके मारे जा रहे हैं तो उसने तुरंत दुम घुमाई और भाग गया। बचे हुए भेड़िए भी पीछे मुड़े और अपने नेता के साथ भाग गए। अथर्व ने आर्केन प्लेन में घायल 2 भेड़ियों को पकड़ लिया और उनकी जान ले ली। वे आखिरकार चले गए। अथर्व ने जोर से सांस ली। वह पहले से ही लड़ाई से पसीना बहा रहा था और उसने पहले ही अपने अधिकांश तत्व सार को समाप्त कर दिया था। तकनीकों का बार बार इस्तेमाल करना वाकई बहुत थका देने वाला था। शुक्र है कि वे चले गए। मुझे नहीं लगता कि मैं और तकनीकों का उपयोग कर पाता। अथर्व खुद को भाग्यशाली मानता था क्योंकि वह इस चुनौती को पार करने में सक्षम था। अगर उसी प्लेन में उसके जैसे दूसरे लोग होते तो वे तकनीकों के इतने इस्तेमाल का समर्थन नहीं कर पाते। लेकिन अथर्व का सार अधिक गाढ़ा था इसलिए यह अधिक टिकाऊ था। यह एक बढ़िया उपलब्धि है। इन 3 जानवरों के कोर के साथ
मैं उन्हें बहुत ज्यादा कीमत पर बेच पाऊंगा। यह पहला आर्केन प्लेन जानवर कोर था जिसे उसने हासिल किया था। वह आर्केन प्लेन भेड़ियों में से केवल 3 को ही मार पाया और बाकी भाग गए। उसके ज्यादातर शिकार फ्यूजन प्लेन में थे, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। अथर्व ने अपने कदम पीछे खींचे और वह आसानी से उस पेड़ को ढूंढने में सक्षम हो गया जहां वह सोया था। उसने अपना बैग उठाया और एक अलग स्थान पर चला गया क्योंकि लड़ाई के शोर ने आसपास के जानवरों को सतर्क कर दिया होगा। उसे पहाड़ के एक सुनसान इलाके में एक गुफा मिली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह खाली है और उसका वातावरण सुरक्षित है। उसे गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए कुछ मिला। उसने लड़ाई के दौरान खोए हुए तत्वसार को पुनः प्राप्त करने के लिए तुरंत साधना शुरू कर दी। अगली सुबह अथर्व जल्दी उठ गया। उसने सार को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया था और उसे लगा कि उसने अपनी साधना में कुछ सुधार किया है। उसने क्षेत्र की छानबीन की और जल्दी से एक स्वर पाया। बिजली की एक छोटी सी चिंगारी और उसकी आग भड़क उठी। उसने अपनी शारीरिक शक्ति को फिर से भरने के लिए जितना हो सका खाया और कुछ रात के खाने के लिए भी बचा लिया। दुर्भाग्य से उसके पास पूरा मांस अपने साथ ले जाने का कोई तरीका नहीं था। अथर्व जंगल में और अंदर चला गया और अलग अलग लड़ाइयां लड़ी। उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य जो प्रशिक्षण था वह पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था और उसने कुछ जानवरों के कोर भी हासिल कर लिए थे। अपनी यात्रा के दौरान वह मनुष्यों से मिला था, लेकिन एक बार मिलने के बाद वे हमेशा एक दूसरे से बचते थे। जादुई जानवरों के अलावा मनुष्य यहाँ सबसे बड़ा खतरा थे। लालच या अन्य कारणों से लोगों द्वारा एक दूसरे पर हमला करने के मामले सामने आए हैं। अथर्व को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उस पर हमला किया हो, लेकिन उसने अपनी यात्रा के दौरान लोगों की लाशें देखी थीं। कुछ लाशों पर जानवरों द्वारा मारे जाने के निशान थे, जबकि अन्य पर आप उनके शरीर पर मानव हमलों के निशान स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अथर्व को हमेशा से पता था कि यह सबसे योग्य व्यक्ति के जीवित रहने की जगह है। केवल मजबूत लोग ही मिस्टी माउंटेन के गहरे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। यहां आने वाले अधिकांश लोग शिकारी हैं जो जानवरों के कोर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जानवरों से कोर प्राप्त करना कठिन और बहुत खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अगर वे उन लोगों पर घात लगाने में सक्षम थे जिनके पास पहले से ही कुछ कोर थे, तो वे कम काम करके अधिक कोर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 2 और दिनों के बाद अथर्व ने जल्द ही पहाड़ में 150 किलोमीटर का निशान पार कर लिया। अब उसे अपनी हरकतों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतनी थी क्योंकि वह अभी भी जंगल के इस हिस्से में स्वतंत्र रूप से चलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि वह इसे पहले ही पार कर सकता था, लेकिन वह यहां अपने प्रवास से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता था। वह जल्द ही उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां छिपकलियां पहाड़ में स्थित बताई जाती हैं। अपने प्रशिक्षण के रोमांच के कारण वह जंगल में प्रवेश करने से पहले जो कुछ भी सुना था उसे पूरी तरह से भूल गया था। जब वह इस हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा कि मानवीय गतिविधि बढ़ गई थी और उसे हर 500 मीटर के दायरे में लोगों या व्यक्तियों के समूह दिखाई दे रहे थे। अथर्व उनके साथ बहुत सतर्क था क्योंकि वह उन्हें नहीं जानता था और जितना संभव हो सके उनसे बचता था। आह! अथर्व ने चलते समय अपने बाएं से दर्द की चीख सुनी। उसने उस दिशा को देखा जहां से चीख आ रही थी और यह जानने के लिए करीब गया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि कुछ जानवरों द्वारा युवाओं के एक समूह पर हमला किया जा रहा था, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। वे सभी अपने शरीर से निकलने वाली आभा से आर्केन प्लेन के शुरुआती चरणों में थे। अथर्व उनमें डर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लड़कों में से एक के दाहिने पैर में चोट लगी थी
और वह मुश्किल से अपने आप खड़ा हो पा रहा था। समूह में 2 युवतियां इतनी डरी हुई थीं कि हमला भी नहीं कर पा रही थीं। बचे हुए 2 लड़के ही थे जो अभी भी लड़ने में सक्षम थे, हालांकि मुश्किल से। समूह पर 4 एप्स द्वारा हमला किया जा रहा था। ये सभी एप्स अग्नि गुण वाले जादुई जानवर थे और अगर वे बहुत करीब आ जाते तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। जाहिर है कि यह युवाओं का समूह पहली बार प्रशिक्षण के लिए जा रहा था। ऐसा लगता है कि वे बहुत अधिक आत्मविश्वासी हो गए थे और 150 किलोमीटर के निशान से आगे निकल गए। अचानक हुए हमले ने कुछ समय के लिए बंदरों का ध्यान भटका दिया, जिससे छात्रों को कुछ राहत मिली। हमला करने वाले दोनों लड़कों ने भी हमले की दिशा में देखना बंद कर दिया। क्या तुम पागल हो? तुमने हमला करना क्यों बंद कर दिया? उन्होंने अचानक एक चीख सुनी, जिससे वे जल्दी से संभल गए। उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाया कि बंदर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, और उन्होंने संयुक्त हमले से उनमें से एक को घातक रूप से घायल कर दिया। अथर्व के हमलों में शामिल होने के साथ वे एक बंदर को मारने में सफल रहे और बाकी बच गए। आर्केन प्लेन में जादुई जानवर फ्यूजन प्लेन में मौजूद जानवरों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। हारने पर वे पहली बार भागने की कोशिश करते हैं। वे केवल तब मौत से लड़ने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद, लड़कों में से एक ने अथर्व को प्रणाम करते हुए कहा। अथर्व ने मुड़कर उन युवकों को शांति से देखा। अथर्व ने मुड़कर उन युवकों को शांति से देखा। उसने अपनी नजर उस पर घुमाई जो घायल था। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो हम मुश्किल में पड़ जाते, युवक ने फिर कहा। कोई बात नहीं, अथर्व ने शांत भाव से कहा। जब युवकों को उसका चेहरा साफ दिखाई दिया तो वे दंग रह गए। लड़कों को लगा कि वह कोई लड़की है, क्योंकि उसे सुंदर शब्द से वर्णित किया जा सकता है। दूसरी ओर लड़कियां चकित थीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बचाने वाला युवक इतना सुंदर होगा। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अथर्व ने उस युवक की ओर रुख किया जिसने उसे धन्यवाद दिया और पूछा। मेरा नाम क्लाउड है और यह आरोन है। 2 महिलाएं नीना और टेसा हैं। और यह रयान है। युवक ने आगे बढ़ने से पहले अपना और दूसरों का परिचय दिया। हम इदरीस अकादमी से हैं। हम प्रशिक्षण के लिए आए थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आते ही उन वानरों द्वारा हमला किया जाएगा, क्लाउड ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम्हारा यहाँ पहला दिन है? अथर्व ने पूछा। यह देखकर कि उनमें अनुभव की कमी थी, उसने अनुमान लगाया कि शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, हमने सुना है कि आप 150 किलोमीटर के निशान को पार करने के बाद ही आर्केन प्लेन में जानवरों को पा सकते हैं, क्लाउड ने सच्चाई से उत्तर दिया। क्लाउड और बाकी लोगों ने शर्मिंदगी में अपना सिर झुका लिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा अथर्व ने कहा था। 150 किलोमीटर के निशान के बाद आर्केन प्लेन में जानवरों की मौजूदगी का पता चलने के बाद वे आगे बढ़ गए क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। स्पष्ट रूप से उनमें अभी भी कमी है। आरोन ने कहा, हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि हमें रयान को वापस ले जाना है। ठीक है, अब मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ, अथर्व ने जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा। अथर्व के जाने के बाद हम भाग्यशाली थे कि वह दिखाई दिया, अन्यथा क्लाउड कांप उठा जब उसने सोचा कि लड़ाई का नतीजा क्या हो सकता है। हाँ, बाकी लोगों ने एक स्वर में सिर हिलाया। वे वास्तव में अथर्व की मदद के लिए आभारी थे। अथर्व पहले से ही लाल छिपकलियों के क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था। हालांकि पहाड़ के इस हिस्से में न केवल छिपकलियां रहती हैं, बल्कि वे इस क्षेत्र के अधिकांश जानवर भी रहते हैं। हम्मा, अब मुझे करीब पहुंच जाना चाहिए।
मुझे आश्चर्य है कि वे छिपकली के अंडों के साथ क्या करना चाहते हैं। यह काफी हैरान करने वाला था क्योंकि व्यक्ति ने केवल अंडे मांगे थे और कुछ नहीं। उसे जल्द ही पहली छिपकली का घोंसला मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य से छिपकली के साथ कठिन संघर्ष से गुजरने के बाद भी यह खाली था। अगला घोंसला जो उसने पाया वह उसके करीब नहीं जा सका क्योंकि छिपकली पहले से ही रहस्यमय प्लेन के मध्य चरणों में थी। अथर्व तब तक खोजता रहा जब तक उसे आखिरकार सही लक्ष्य नहीं मिल गया। यह रहस्यमय विमान के दूसरे चरण में एक लाल छिपकली थी। हालांकि यह परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन अथर्व अपनी कुशलता के कारण इससे निपट सकता था। उसने छिपकली का काम जल्दी से निपटा दिया और उसके घोंसले के अंदर केवल 2 अंडे पाए। एक और बचा है। अथर्व ने छिपकली से कोर निकाला और उसे अंडों के साथ रख दिया। उसका बैकपैक पहले से ही लगभग भर चुका था। सौभाग्य से अंडे बहुत बड़े नहीं थे। वे एक मानव सिर के आकार के थे। उसका बैकपैक उन्हें पकड़ सकता था, लेकिन बस इतना ही। उसने पहले ही आर्केन प्लेन में जानवरों के करीब 10 कोर और फ्यूजन प्लेन में और भी कोर हासिल कर लिए थे। अथर्व आखिरी अंडे की तलाश में गया क्योंकि उसे 3 वापस लाने थे। पहाड़ में उसका अब तक का अनुभव वैसा ही रहा है जैसा वह चाहता था। अब वह अपनी तकनीकों का तेजी से इस्तेमाल करने में सक्षम है और लड़ाई में भी निपुण हो रहा है। अथर्व की सीखने की गति वास्तव में सामान्य से परे थी। वह दिन अथर्व को अपना लक्ष्य देखे बिना ही खत्म हो गया। हालांकि वह कुछ जानवरों के साथ कुछ लड़ाइयों में शामिल हुआ, लेकिन वह इसे जल्दी खत्म करने में सक्षम था। उसे केवल इस बात का अफसोस था कि उसके बैकपैक में जानवरों के सभी कोर नहीं आ सके। अगली सुबह अथर्व उठा और आखिरी अंडे की तलाश जारी रखी। उसे जल्द ही एक गुफा के अंदर एक घोंसला मिल गया। उम्मीद है कि मैं इस घोंसले से आखिरी अंडा पा सकूंगा। अथर्व को पहले ही कुछ घोंसले मिल गए थे, लेकिन या तो अंडे नहीं हैं या छिपकलियां उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं। वह खुद को मारने के बजाय मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता था। एक बार जब वह हमला करता है और ताकत में अंतर को नोटिस करता है, तो वह चोटों से बचने के लिए जल्दी से भाग जाएगा। पहाड़ की इतनी गहराई में घायल होना उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि वह अकेला था। अथर्व आर्केन प्लेन के दूसरे चरण में उन लोगों से निपट सकता था। वह तीसरे चरण में उन लोगों के खिलाफ टिक सकता था, लेकिन वह मध्य चरणों में उन लोगों के खिलाफ कोई मौका नहीं देता। अथर्व सावधानी से गुफा में गहराई तक चला गया। अगर यहाँ छिपकली मध्य चरणों में है, तो वह तुरंत गुफा से भाग जाएगा। जब वह करीब पहुंचा, तो उसने एक अंडा देखा, लेकिन छिपकली मौजूद नहीं थी, इसलिए उसने एक आह भरी। लगता है कि छिपकली गुफा में नहीं है। अथर्व ने तुरंत कार्रवाई की और जल्दी से अंडे को अपने बैग में रख लिया और बाहर निकलने की ओर मुड़ गया। हिस! अथर्व ने गुफा में तेजी से भागते हुए किसी चीज की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक विशाल 8 मीटर लंबी छिपकली उसे क्रूर आंखों से घूर रही थी। क्या ये चीजें अपने अंडों में ट्रिगर लगाती हैं ताकि जब भी कोई इसे छुए तो उसे पता चल जाए? अथर्व खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि यह सबसे आसान अंडा होगा जिसे वह हासिल कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। इससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह थी कि उसके सामने की छिपकली पहले से ही आर्केन प्लेन के चौथे चरण में थी। उसे हराने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि उससे बचाव करना भी आसान नहीं था। छिपकली चीखी और उस पर झपटी। उसने एक बहुत बड़ा आग का गोला उगला जो गुफा के ज्यादातर हिस्से पर लगा था। अथर्व ने खुद को बचाने के लिए अर्थ वॉल तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले अपनी बुरी किस्मत को कोसा। आग का गोला खत्म होने के बाद छिपकली चौंक गई जब उसे वह इंसान नहीं मिला जिस पर उसने हमला किया था।
वह फिर से चीखी और अथर्व को ढूंढने लगी। अथर्व कहीं नहीं मिला। कुछ समय बाद गुफा की दीवार के किनारे से एक चट्टान गिरी। गुफा की दीवारों में एक इंसान का शरीर देखा जा सकता था। फक अथर्व ने मुंह में खून उगलने से पहले गाली दी। वह वास्तव में क्रोधित था। लाल छिपकली द्वारा फायरबॉल से हमला करने के बाद अथर्व ने हमले को रोकने के लिए अपनी अर्थ वॉल का उपयोग करने का फैसला किया। किसने सोचा होगा कि हमले से उत्पन्न बल उसे गुफा के किनारे पर धकेल देगा। सौभाग्य से उसने जिस अर्थ वॉल का उपयोग किया वह उसका पीछा करती रही और उसे गुफा की दीवार में ढककर रख दिया। कम से कम यह मुझे उस बेवकूफ जानवर से छिपाने में सक्षम थी। अथर्व खुद को भाग्यशाली भी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि लाल छिपकली से बच पाना मुश्किल होगा क्योंकि वह गुफा के अंदर था और छिपकली बाहर निकलने के करीब थी। अथर्व को भागने के लिए उसे छिपकली को पार करना होगा, जो मुश्किल होता। यह भाग्यशाली है कि मुझे इस मिशन में मुड़ना पड़ा, अन्यथा मैं उसके लौटने तक इंतजार करता और फिर उसे एक अच्छा सबक सिखाता। अथर्व ने ठंडी सांस ली। क्रैक। गुफा के अंदर से क्रैकिंग की आवाजें सुनी जा सकती थीं। स्पष्ट रूप से छिपकली वापस आ रही थी। अरे, क्या यह मुझे शांति से कठोर व्यवहार करने नहीं दे सकता? अथर्व ने तुरंत दुम घुमाई और बिना कुछ सोचे समझे गुफा से भाग गया। वह किससे मजाक कर रहा था? वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ उस जानवर का फिर से सामना नहीं करना चाहता था। इसके अलावा वह पहले से ही थोड़ा घायल था और उसे अपनी ताकत वापस पाने के लिए आराम करने की जरूरत थी। अथर्व सफलतापूर्वक उस क्षेत्र से भाग निकला और एक ऐसी जगह की तलाश में चला गया जहां वह बिना किसी चिंता के खुद को ठीक कर सके। चूंकि चोट इतनी गंभीर नहीं थी, इसलिए साधारण ध्यान और कुछ टॉनिक ही काफी था। टॉनिक एक विशेष जड़ी बूटी से बना था जिसमें उपचार गुण थे। इस अंडे के अधिग्रहण के साथ मेरा मिशन पहले ही सफल हो चुका है। मिशन को सौंपने से पहले मेरे पास अभी भी 1 सप्ताह से थोड़ा अधिक समय बचा है। अथर्व ने संप्रदाय छोड़ने के समय की गणना की और पाया कि वह अब 6 दिनों से गायब था। मुझे आगे क्या करना है, इसकी योजना बनाने से पहले ठीक हो जाना चाहिए। वह एक बार में एक कदम उठाएगा क्योंकि वह समय के खिलाफ दौड़ में नहीं था, इसलिए आराम करने में कोई बुराई नहीं थी। अथर्व ठीक हो गया, लेकिन उसका शरीर अभी भी अस्तव्यस्त था। जब से मैं पहाड़ पर आया हूँ मैंने नहाया नहीं है। नहाने के बाद जो ताजगी मिलती है उसका उसने आनंद नहीं लिया। अथर्व ने तय किया कि वह पहाड़ में नदी की तलाश करेगा। यह इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि मिस्टी माउंटेन बहुत बड़ा था। कहीं न कहीं नदी जरूर होगी। उसने तलाश शुरू की, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि वह पहाड़ में और अंदर न जाए क्योंकि उसे यहाँ पहले से ही जानवरों से परेशानी हो रही थी। अगर वह गलती से किसी मजबूत जानवर से टकरा जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि वह गुफा में जितना भाग्यशाली था उतना ही भाग्यशाली होगा या नहीं। अथर्व ने अपने रास्ते में आने वाले ज्यादातर जानवरों से परहेज किया। वह लगभग पूरे दिन बिना किसी नतीजे के तलाश करता रहा। उसने शिविर बनाया और अपने पास बचा हुआ मांस का आखिरी टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। सूर्यास्त हो चुका था। अथर्व हमेशा एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां वह पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले रुक सके। उसने अचानक दक्षिण से धुआं आते देखा। जब अंधेरा हो रहा हो तो जंगल में आग जलाने की मूर्खता कौन करेगा? जिज्ञासावश अथर्व उस दिशा में चला गया जहां से धुआं आ रहा था। जब अथर्व वहां पहुंचा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा देखकर आश्चर्य हुआ। ये वे ही हैं, लेकिन वे अभी भी यहाँ क्यों हैं? वह हैरान था। उसने जो लोग देखे वे इदरीस अकादमी की 2 युवतियां नीना और टेसा थीं। चूंकि अथर्व पहले से ही एक परिचित था, इसलिए उसने सोचा कि उन्हें जो कुछ भी वे कर रहे थे उसके खिलाफ सलाह देना सबसे अच्छा होगा। वह उनके करीब चला गया।
जब दोनों युवतियों ने कदमों की आवाज सुनी तो वे तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और वे डर से कांप रही थीं। अथर्व उनकी प्रतिक्रिया से हैरान था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा झटका दोनों महिलाओं की हालत देखकर लगा। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके शरीर पर कुछ चोटें देखी जा सकती थीं। वे स्पष्ट रूप से थकी हुई और पीली दिख रही थीं। जब उसने देखा कि लड़कियां डर से कांप रही थीं, तो अथर्व बोला, मैं ही हूं, डरो मत। लड़कियों ने उसके चेहरे को करीब से देखा, फिर वे तुरंत रोने लगीं। वे दोनों उसकी ओर दौड़ी और रोने लगीं। अर्थव अचानक हुई अंतरंगता से स्तब्ध रह गया और कुछ देर तक बोल नहीं सका। तुम दोनों को क्या हुआ और बाकी कहाँ हैं? अथर्व ने खुद को संभालने के बाद उनसे पूछा। हालांकि दोनों लड़कियों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां नहीं कहा जा सकता, फिर भी वे औसत से कहीं ऊपर थीं और उनका फिगर बहुत बढ़िया था। उन्होंने जो टाइट कपड़े पहने थे वे उनके घंटे के आकार के फिगर को और भी उभार रहे थे। दो सुंदरियां यहाँ अकेली कैसे हो सकती हैं? अथर्व का मन भटकने लगा, लेकिन उसके मन में लड़कियों के बारे में कोई और विचार नहीं था और उसने जल्दी से खुद को उनके आलिंगन से अलग कर लिया ताकि वे बोल सकें। पहाड़ से बाहर निकलते समय हम पर भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने हमला किया, टेसा ने अथर्व के करीब रहते हुए कहा। आरोन और क्लाउड की बदौलत हम भागने में सफल रहे, लेकिन हम नहीं जानते कि वे अब कहाँ हैं, उसने आगे कहा। घायल व्यक्ति के बारे में क्या? अथर्व पहले ही उनके नाम भूल चुका था क्योंकि उसने वास्तव में उन्हें अपने दिमाग में नहीं रखा था। उसे लगा कि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें वह केवल संयोग से ही देख पाएगा, इसलिए उनके नाम याद रखने की क्या जरूरत है। अगर वह उन्हें देखता तो पहचान लेता, लेकिन उनके नाम याद रखना कुछ अलग बात थी। रयान मर चुका है, अपनी चोट के कारण वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ था, नीना ने इस बार उत्तर दिया। भाड़े के सैनिक का नेता पहले से ही आर्केन प्लेन के तीसरे चरण में है। हम नहीं जानते कि क्लाउड और आरोन तब से भागने में सक्षम थे या नहीं। उन्होंने उन्हें रोक दिया ताकि मैं और टेसा बच सकें, उसने आगे कहा। और तुमने पहाड़ में वापस भाग जाने का फैसला किया जो सबसे अच्छा विकल्प था? अथर्व ने अजीब लहजे में पूछा। यह समझ में आता है कि उन पर हमला हुआ था, लेकिन तुम फिर से पहाड़ी क्षेत्र में क्यों भागोगी? यह समझ में नहीं आता। हम घबरा गए थे और चूंकि वे हमारे सामने से आए थे, इसलिए हम केवल पीछे की ओर भाग सकते थे, टेसा ने समझाया। तो हो सकता है कि भाड़े के सैनिकों का एक समूह तुम दोनों की तलाश कर रहा हो? अथर्व ने पूछा। हाँ, दोनों महिलाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। और तुम्हें लगा कि आग लगाना एक अच्छा विचार था? उसने फिर से पूछा। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगीं, उसके सवालों से भ्रमित। क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम दोनों को कैसे ढूंढा? अथर्व ने एक और सवाल पूछा। लड़कियों ने अपना सिर हिलाया, वे अभी भी हैरान थीं कि उसने उन्हें कैसे ढूंढा। क्योंकि तुमने मुझे यहाँ बुलाया था, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, लड़कियां उसके जवाब से हैरान थीं। हमने उसे यहाँ कैसे बुलाया, यही वे खुद से पूछ रहे थे। आग की वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ अंधेरे में आग नहीं जलानी चाहिए। इससे अवांछित मेहमान आकर्षित होते हैं। अथर्व ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही आग बुझा दी। वह समझ सकता था कि ये युवतियां कठिन जीवन की आदी नहीं थीं और हाल ही में उन्होंने जो कष्ट झेले थे वे अभी भी उनके लिए बहुत ज्यादा थे। उसने अचानक अपने पीछे देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। है, बहुत देर हो गई। जंगल से 6 आदमी दुष्ट मुस्कान और वासना से भरी आंखों के साथ बाहर निकले। दोनों लड़कियां डर से तुरंत पीली पड़ गईं। अथर्व की नजरें ठंडी हो गईं जब उसने आदमियों पर नजर डाली। सभी आदमी आर्केन प्लेन में थे और सबसे आगे वाला पहले से ही तीसरे चरण में था।
यह परेशानी भरा होने वाला है। हालांकि जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन उसी प्लेन में इंसानों से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। खैर, यह केवल उन जानवरों पर लागू होता है जिन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरह से नहीं जगाया है। आर्केन प्लेन में ज्यादातर जानवर पहले से ही अपनी बुद्धि को जगा चुके हैं, केवल कुछ ज्यादा बुद्धिमान हैं। कुछ जानवर अपने मानव समकक्षों से भी ज्यादा चालाक हैं। अगर वे मूर्ख नहीं होते जिन्होंने हमें देरी से पहुंचाया, तो वे पहले ही हमारी बाहों में होते। लेकिन अभी बहुत देर नहीं हुई है, रात अभी भी ताजा है, दूसरे ने अश्लीलता से कहा। जब अथर्व ने उनकी बातचीत सुनी तो उसे समझ में आ गया कि उन पर हमला क्यों किया गया। इतने लंबे समय तक पहाड़ों में रहने और किसी भी महिला के साथ न रहने के कारण वे वासना से अभिभूत हो गए थे। युवा सुंदर महिलाओं को देखकर उनकी वासना भड़क उठी। बेटे, अब यहाँ से चले जाओ और हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे तुम कभी यहाँ थे ही नहीं, नेता ने अथर्व को देखते हुए कहा। दोनों लड़कियां आशा भरी आंखों से अथर्व को देख रही थीं। वह वर्तमान में उनकी एकमात्र उम्मीद था और वे जानती थीं कि चूंकि भाड़े के सैनिक उन्हें पकड़ चुके हैं, इसलिए उनके साथ लड़ने का कोई तरीका नहीं है। अथर्व ने अपनी नजर दोनों लड़कियों पर घुमाई। उसने आह भरते हुए पूछा, क्या तुम कम से कम एके से निपट सकती हो? अगर वे भाड़े के सैनिकों में से किसी एक से भी नहीं निपट सकती, तो वह उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ देगा। वह जंगल के नियमों को जानता था, केवल मजबूत ही जीवित रहते हैं। जब उसके साथ 2 आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट थे, तो वह इन लोगों से अकेले लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डालने वाला नहीं था। काश एलिस यहाँ होती, अथर्व ने एलिस के बारे में सोचा जब उसने देखा कि लड़कियां कितनी डरपोक थीं। अगर एलिस के बारे में ये लोग सोचने की हिम्मत करते, तो अथर्व को पूरा भरोसा था कि वह उन्हें तुरंत मार डालेगी। अगर वह उन्हें छोड़ भी देती, तो भी वे मौत से बहुत दूर नहीं होते। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। क्या तुम कम से कम उन्हें रोक सकती हो? अथर्व ने फिर पूछा। उनका डरपोक स्वभाव उसे परेशान करने लगा। सच में, अगर तुम जानती हो कि तुम लड़ नहीं सकती, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने लगभग जोर से यह कह दिया। लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे पहले भी दूसरों के साथ लड़ चुकी हैं, लेकिन वह सिर्फ लड़ाई थी, यह एक अलग मामला था। और रयान की मौत ने उन्हें मानसिक रूप से भी प्रभावित किया। भूल जाओ, बस मेरे रास्ते में मत आना और साथ ही मरने की कोशिश मत करना, अथर्व ने समूह की ओर मुड़ने से पहले उन्हें याद दिलाया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन सभी को रोक सके, इसलिए भले ही लड़कियां लड़ने से बहुत डरती हों, उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। लगता है तुमने कोई फैसला कर लिया है, नेता ने हंसते हुए कहा। मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण फैसला है, उसने ठंडे स्वर में कहा। सुनिश्चित करें कि वह पिछले लोगों की तरह भाग न जाए, लड़कों, उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जब लड़कियों ने यह कथन सुना, तो उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ क्योंकि क्लाउड और आरोन दोनों भागने में सफल रहे। बॉस, पिछली बार एक दुर्घटना थी, इस बार हम निश्चित रूप से लड़कियों को पकड़ लेंगे और यहाँ का यह हीरो मर जाएगा, छोटे कद वाले व्यक्ति ने हत्या के इरादे से भरे स्वर में कहा। अथर्व ने अपनी आंखें मूंद लीं, वे मुझे मारना चाहते हैं। दिलचस्प है। यह पहली बार था जब वह मनुष्यों के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ने जा रहा था। उसने इस बार अपने दोनों ब्लेड निकाले, गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वह डाकुओं से लड़ रहा था, तो उसने देखा कि वे केवल उसे पीटना चाहते थे, इसलिए उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। अगर उसने तब अपने हथियार निकाल लिए होते, तो वह उनसे आसानी से निपट सकता था। भाड़े के सैनिक सभी आर्केन प्लेन में थे, इसलिए अथर्व के लिए पहली चुनौती यह थी कि उनके करीब कैसे पहुंचा जाए।
जब भाड़े के सैनिकों ने अथर्व को हथियार निकालते देखा तो उन्होंने अपना पहला हमला रोक दिया। अगर अथर्व के पास कोई ऐसी तकनीक होती जिसका वह हथियार के साथ इस्तेमाल करता तो यह उनके लिए हानिकारक होता। हथियार से बढ़ाई गई तकनीक के प्रभाव भयानक थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए अथर्व ने उन पर हमला कर दिया। उसे पकड़ो, नेता ने कहा। जब दूसरों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत उस पर अलग अलग हमले किए। यह एक रंगीन नजारा था। पृथ्वी की दीवार। अथर्व के सामने 3 मीटर की दीवार दिखाई दी। वह रुक गया और दीवार के पीछे छिप गया। सभी हमले दीवार पर हुए। अथर्व के मोटे तत्वसार के कारण दीवार बहुत मजबूत थी। वह जितना मजबूत होगा, दीवार भी उतनी ही मजबूत होगी। अथर्व दीवार के पीछे से बाहर निकला और अपने सबसे करीब वाले की ओर बढ़ा। जबकि अथर्व 4 आदमियों के साथ युद्ध में लगा हुआ था, शेष 2 युवतियों की ओर चले गए। नीना ने कुछ साहस जुटाया और आदमियों की ओर बर्फ के तीर भेजे। नेता आसानी से हमले को नष्ट करने में सक्षम था। व्यर्थ संघर्ष, स्वेच्छा से हमारे साथ आओ। मैं वादा करता हूं कि तुम अच्छा समय बिताओगे। वाक्य के अंतिम भाग कहते हुए वह दिल खोलकर हंसा। जब टेसा ने देखा कि नीना लड़ रही है तो उसने अपने दांत पीस लिए और उसने भी हमला कर दिया। वे जानते थे कि अथर्व खुद को मुक्त नहीं कर पाएगा और जल्दी से उनकी मदद करने नहीं आ पाएगा। वे केवल खुद पर निर्भर रह सकते हैं और जब तक हो सके तब तक आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि नेता उनसे अधिक शक्तिशाली था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उनके हमलों की उपेक्षा कर सके। अथर्व की तरफ भाड़े के सैनिकों के लंबी दूरी के हमले परेशान करने वाले थे, क्योंकि वे अथर्व को दूर रखने में सक्षम थे। हालांकि हमले उसे छू नहीं सकते थे, लेकिन वह उनके करीब नहीं जा सका। उसने बिखरी हुई चट्टानों का उपयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन चट्टानों की गति बहुत धीमी थी। भाड़े के सैनिक आसानी से उनसे बच निकलने में सक्षम थे। मुझे लंबी दूरी की बिजली का हमला करना चाहिए था। अथर्व को लंबी दूरी की बिजली का हमला न करने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। बिजली की गति से वह कम से कम अब तक उनमें से एक को मार सकता था। भले ही यह उसे मार न दे, लेकिन उसके पास करीब पहुंचने का मौका होगा। अचानक अथर्व के दिमाग में एक विचार आया, बिखरी हुई चट्टानें। जैसे ही चट्टानें जमीन से अथर्व की ओर उड़ी, उसने जल्दी से अपने पैरों को बिजली से ढक लिया और एक टोर्नेडो किक किया। उसने एक चट्टान को जोर से लात मारी। जैसे ही उसका पैर चट्टान से टकराया, चट्टान लगभग बिजली से ढक गई और बिजली की गति से एक आदमी की ओर चली गई। आदमी ने अपने सामने केवल एक रोशनी चमकती देखी और फिर वह उड़ गया। अथर्व यहीं नहीं रुका। उसने लाइटनिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करके दूसरे आदमी की ओर हमला किया। अचानक उनके साथी पर पत्थर लगने से वे लोग विचलित हो गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, छोटे कद के उस आदमी ने अपना गला पकड़ लिया और उसके मुंह से खून बह रहा था। अथर्व 4 में से 2 लोगों को जल्दी से मार गिराने में सफल रहा। यह लगभग एक साथ हुआ। बाकी 2 आदमी एक दूसरे को डर से देखने लगे। वह एक डुअल एलिमेंटलिस्ट है, उनमें से एक ने अपने बॉस की ओर चिल्लाया, जो लगभग लड़कियों को पकड़ चुका था। बॉस ने मुड़कर देखा कि एक आदमी कुछ दूरी पर लेटा हुआ था। यह पता नहीं चल पाया कि वह मरा था या जिंदा। जबकि छोटे कद का वह आदमी अपने ही खून से लथपथ पड़ा था। लाइटनिंग एलिमेंटलिस्ट। अथर्व ने अपने ब्लेड को देखा जिसमें से खून टपक रहा था, तो ऐसा ही लगता है हो। वह जानता था कि हर एलिमेंटलिस्ट को मारना चाहिए। वह पहले से ही जानता था कि यह दिन आएगा। वह एक हृदयहीन व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह देखकर कि उसने एक जीवन समाप्त कर दिया, वह कुछ हद तक कांप रहा था।
अगर मैं पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो मैं अपने ही खून में पड़ा होता। अथर्व ने इसे फिर से दोहराया। वह जानता था कि अगर वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होता तो ये लोग उसे मार देंगे। अगर वह उन्हें नहीं मारता तो वे उसे मार देंगे। नीना और टेसा दंग रह गईं जब उन्होंने नेता की बात सुनी। वह एक डुअल एलिमेंटलिस्ट है और उसका दूसरा तत्व दुर्लभ लाइटनिंग तत्व है। उन्होंने सोचा था कि वह सिर्फ एक अर्थ एलिमेंटलिस्ट है क्योंकि जब उसने पिछली बार उनकी मदद की थी तो उसने केवल अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। उसने उसे मार डाला, टेसा ने कांपती आवाज में कहा। क्या तुम उससे उम्मीद करती हो कि वह उसे छोड़ देगा? टेसा, वे मौत से भी ज्यादा के हकदार हैं। मत भूलो कि उन्होंने रयान को मार डाला और अगर वे भाग नहीं पाते तो क्लाउड और आरोन के साथ भी ऐसा ही होता, नीना ने डांटा। टेसा जानती थी कि नीना सही थी, लेकिन वह अभी भी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अब उसे पता था कि उसके माता पिता हमेशा उसे क्यों कहते थे कि दुनिया एक क्रूर जगह है और केवल मजबूत दिल वाले ही इसे बना सकते हैं। तुम छोटे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा, नेता गुस्से में दहाड़ा और अथर्व पर हमला किया। वह एक अग्नि तत्ववादी था। अपने भाइयों को मारे जाते देख वह उन्मत्त अवस्था में चला गया। अब उसके मन में लड़कियों के बारे में कोई विचार नहीं था। वह अब केवल अथर्व को मारना चाहता था। अथर्व पहले ही उस स्थिति से बाहर आ चुका था जब उसने पहले आदमी को मारा था। वह तुरंत अपने युद्ध मोड में आ गया और अपने ब्लेड से आग को रोक दिया जो बिजली से ढके हुए थे। अथर्व एक तरफ चकमा दे गया। जब ड्रैगन उसके पास से गुजरा तो उसने एक आह भरी। फायर ड्रैगन अचानक हवा में घूम गया और पीछे से अथर्व की ओर बढ़ा। अथर्व जो पहले ही किनारे की ओर भाग चुका था, अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी। सोचने का समय नहीं था। जब उसे खतरा महसूस हुआ तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात यही आई कि किसी और चीज से पहले रक्षात्मक रेखा तैयार कर लेनी चाहिए। उसे खतरा महसूस हुआ और उसकी धड़कनें भयानक स्तर तक बढ़ गईं। दीवार के दिखने के तुरंत बाद उसे जोरदार झटका लगा। बूम! उसकी पीठ पर दीवार अचानक हिंसक हमले से फट गई। मलबे हर जगह उड़ गए और धूल ने अथर्व के स्थान को ढक दिया। लड़कियां और बाकी सभी लोग लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहे थे। पुरुषों ने हमला नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बॉस निश्चित रूप से अथर्व से निपटने में सक्षम होगा। हालांकि अथर्व मजबूत था और एक डुअल एलिमेंटलिस्ट भी था, उन्हें विश्वास नहीं था कि वह उनके बॉस को हराने के लिए 2 चरणों को छोड़ सकता है। लड़कियों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब वे बस यही प्रार्थना कर सकती थीं कि अथर्व समूह के नेता को हरा दे, नहीं तो उनका काम तमाम हो जाएगा। नेता ने अपनी आंखें मूंद लीं और धूल को ध्यान से देखा। वह जानना चाहता था कि क्या उसका अंतिम हमला बच्चे को मार सकता है। उसकी योजना एकदम सही थी। एक सामान्य आग के गोले से हमला करने के बाद वह उसके ठीक पीछे अपनी सबसे मजबूत चाल भेजेगा। भले ही प्रतिद्वंद्वी आश्चर्यजनक हमले को चकमा देने में सक्षम था, लेकिन वह यह उम्मीद नहीं करेगा कि आगे क्या होगा। जब धूल जम गई तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया। उस जगह के आसपास की धरती बिखर गई थी और चारों ओर झुलस गई थी। अथर्व कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जब अथर्व को नहीं देखा तो दोनों लड़कियां निराश हो गईं। वह हार गया। मुझे पता था कि बॉस उससे आसानी से निपट लेंगे। उसके पास तो एक लाश भी नहीं बची थी, उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनमें से एक मर चुका था और यह पता नहीं था कि दूसरा जीवित है या नहीं, लेकिन यह उसकी समस्या नहीं थी। वे सभी जानते थे कि वे जो भी लड़ाई लड़ेंगे उसमें उनके मरने की संभावना होगी।
वह हमेशा यही प्रार्थना करता है कि अगर कोई मरने वाला है तो भगवान मुझे न मारे, और यह प्रार्थना अब तक उसके लिए कारगर रही है और ऐसा लगता है कि यह अभी भी कारगर है। मुझे लगा कि यह मुश्किल होगा। कौन जानता था कि वह सिर्फ कचरा है, नेता ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगला नंबर तुम्हारा है, नेता ने मुड़कर ठंडे स्वर में कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें हर रात हमारा मनोरंजन करना होगा, उसने अश्लीलता से कहा और अपने होठों को बुरी तरह चाटा। दोनों लड़कियों में निराशा भर गई। यह पहली बार था जब वे प्रशिक्षण के लिए बाहर आई थीं। उनका एक दोस्त मर चुका है, उन्हें नहीं पता कि क्लाउड और आरोन कहाँ हैं, और अब वे इन लोगों द्वारा पकड़े जाने वाले हैं। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। अगर उन्हें पता होता तो वे अकादमी में ही रहते। दूसरे लोगों ने पहले ही दोनों लड़कियों को घेर लिया था और वे क्रूरता से हंसने लगीं। नेता के मुंह से एक आश्चर्यजनक आवाज निकली। वह मलबे की ओर मुड़ा और उसने जो देखा उससे उसकी पुतलियां फैल गईं। असंभव, उसने डर के मारे कहा। क्रैक क्रैक। चारों ओर बिजली की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आसमान में अचानक बादल छा गए। बिजली से ढका एक हाथ शरीर के नीचे से चट्टानों को धकेलता हुआ दिखाई दे रहा था। अथर्व मलबे से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर पूरी तरह जल गया था और उसके शरीर के चारों ओर जलने के निशान थे। उसकी शर्ट पूरी तरह जल गई थी और वह अभी केवल कमर से घुटने तक ही ढका हुआ था। उसके घुटने से पैर तक का मांस खुला हुआ था। उसके शरीर पर बचे हुए कपड़े पर अलग अलग छेद थे। स्पष्ट रूप से वे जल गए थे। अथर्व हवा में तैर गया। वह बिजली के देवता जैसा लग रहा था। अथर्व के शरीर के चारों ओर बिजली के सांप नाचते हुए देखे जा सकते थे। उसकी आंखें चमकीले नीले रंग से चमक रही थीं और उसके काले बाल हवा रहित रात में नाच रहे थे। यह क्या है? जब लोगों ने अथर्व की उपस्थिति देखी तो वे चकित हो गए। वे जानते थे कि एलिमेंटलिस्ट अपने आप को अपने तत्वों में पूरी तरह से ढक सकते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा था जो केवल ओवरलॉर्ड प्लेन के लोग ही कर सकते थे। आर्केन प्लेन या यहाँ तक कि ओरिजिन प्लेन के लोगों के लिए ऐसा करना असंभव था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि अथर्व अभी हवा में खड़ा था। ऐसा कुछ नहीं था जो आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट कर सकता था। अथर्व ने अपनी भावहीन चमकती आंखों से उनकी ओर देखा। उन सभी को डर महसूस हुआ, लड़कियों सहित। अथर्व जिस दबाव को महसूस करा रहा था वह कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अथर्व ने अपने हाथ नेता की ओर बढ़ाए और उस पर उंगली उठाई। क्रैक क्रैक। बादलों में तुरंत हलचल मच गई। नेता को ऐसा डर लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लॉप। नेता जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे स्वामी, कृपया मुझे छोड़ दें, वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने सोचा कि अथर्व एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जिसने अपनी साधना को छुपाया है, और अब जब वह क्रोधित हो गया है तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। क्रैक क्रैक। बादलों में हलचल तेज हो गई। जाहिर है जल्द ही बिजली गिरने वाली थी। नेता बुरी तरह डर गया। जब उसने देखा कि अथर्व ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह खड़ा हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। क्रैश। एक हाथ के आकार का बिजली का बोल्ट नेता की ओर गिरकर गिरा। धमाका। बिजली ने नेता को बुरी तरह मारा। आर्घ। नेता जिस स्थान पर भागा था वहां से एक भयानक चीख सुनी जा सकती थी। यह सुनकर समूह के बाकी लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। ऐसा नहीं था कि वे भी भागना नहीं चाहते थे, लेकिन डर ने पहले ही उनके पैरों को जमीन पर दबा दिया था। उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि अथर्व उन्हें घूर रहा है। भगवान, अगर वह किसी और को मारने जा रहा है
तो वह मुझे न मार दे। उस आदमी ने डर के मारे अपने दिल में प्रार्थना की। वह कसम खा सकता था कि जब उसने एक पल पहले अथर्व की आंखों में देखा था तो उसे मौत दिख रही थी। क्रैश क्रैश क्रैश, बैंग बैंग बैंग, 3 विस्फोट हुए और बिजली के 3 बोल्ट शेष 3 पुरुषों पर गिरे। दुर्भाग्य से इस बार उसकी प्रार्थना सफल नहीं हुई। पुरुषों को खत्म करने के बाद अथर्व ने अपना ध्यान 2 लड़कियों की ओर लगाया। नीना और टेसा तुरंत डर से कांपने लगीं। वे अभी भी पुरुषों के जले हुए मांस की गंध महसूस कर सकती थीं और उनके सिर में नेता की भयानक चीख सुनाई दे रही थी। वे बोल नहीं पा रही थीं। अथर्व धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, लड़कियां डर के मारे पीछे हट रही थीं। वह अचानक रुक गया और उनकी ओर देखने लगा। अचानक आसमान साफ होने लगा और अथर्व के शरीर पर बिजली कम होने लगी। जब आखिरी बिजली गायब हो गई और उसकी आंखें सामान्य हो गईं, तो वह गिर पड़ा। धुंधले पहाड़ का दक्षिणी भाग। वह क्या है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्तर की ओर संदेह से देखते हुए कहा। बिजली। एक ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ। बिजली का कारण पता चलने के बाद एक और व्यक्ति ने डर के साथ कहा। ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ पहाड़ में क्या कर रहा है? मुझे मत बताओ कि वे भी खजाने के लिए यहाँ हैं, एक महिला ने आशंका से पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आभा से लगता है कि विशेषज्ञ किसी दूसरे विशेषज्ञ के साथ लड़ाई में है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक बुद्धिमानी थी और जो कोई भी उसे देखता, उसे लगता कि वह एक हानिरहित बूढ़ा आदमी है। केवल वे ही जानते थे जो उससे परिचित थे कि वह कितना क्रूर था। चलो जांच करते हैं, किसी ने अचानक सुझाव दिया। क्या तुम पागल हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने उस आदमी को देखा जिसने सुझाव दिया था, जैसे वह मूर्ख हो। यदि तुम मरना चाहते हो तो तुम अकेले मर सकते हो, तुम हम सभी को एक साथ जाने का विचार क्यों ला रहे हो? क्या हम एक ही दिन पैदा हुए थे? बूढ़े आदमी ने नाराज स्वर में कहा। आदमी ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा सुझाव देकर गलती की है। यहाँ एकत्र हुए सभी विशेषज्ञों द्वारा उत्तर को पहले ही एक खतरे वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। वे सभी मूल प्लेन में थे, लेकिन एक भी ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ उन्हें चींटियों की तरह मार सकता था। पहाड़ की गहराई में एक 15 मीटर का पत्थर का शेर डर के मारे उत्तर की ओर देख रहा था। यह मिस्टी माउंटेन का राजा था, एक जादुई जानवर जो ओवरलॉर्ड प्लेन के करीब था, फिर भी अपने क्षेत्र में एक ओवरलॉर्ड प्लेन विशेषज्ञ होने के विचार से वह डर गया। अगर यह मूल विमान में कोई होता तो यह बिना किसी दूसरे विचार के बाहर आता और हमला करता। मिस्टी माउंटेन का उत्तरी भाग। पूरा इलाका खामोश था। जहां लड़ाई हुई थी उसके आसपास के सभी जानवर पहले ही भाग चुके थे। लड़कियां बेहोश अथर्व को मुंह खोले हुए देख रही थीं। उसके शरीर पर जलन गायब हो गई थी और उसकी गोरी त्वचा उन्हें दिखाई दे रही थी। उसकी अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां और उसका सुंदर चेहरा देखने लायक था। लड़कियों की भावनाएं डर से विस्मय में बदल गईं। जब आसमान साफ हुआ तो उन्हें राहत मिली। यह इस बात का संकेत था कि अथर्व उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? रात के अंधेरे में 2 आकृतियां तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। दोनों महिलाएं थीं और उनमें से एक के कंधे पर एक बेहोश युवक था। यह एक अच्छी जगह है, नीना ने अपने साथी की ओर देखते हुए कहा। हाँ, टेसा ने जवाब दिया। उनके सामने एक गुफा थी जिसमें मंद रोशनी थी। वे उस जगह से निकलने के बाद से आराम करने के लिए जगह की तलाश कर रहे थे जहां लड़ाई हुई थी। वे बेहोश अथर्व को अपने साथ ले गए, लेकिन केवल इस खाली गुफा को ही देख पाए।
अजीब बात है, क्या तुमने देखा कि हमें इस दौरान एक भी जानवर नहीं मिला? नीना ने अचानक टेसा से पूछा और उसने अथर्व को फर्श पर लिटा दिया। हाँ, मैंने भी देखा। आमतौर पर जानवर रात में बहुत सक्रिय होते हैं। टेसा ने नीना की बात की पुष्टि करते हुए सिर हिलाया। आराम करने के लिए जगह की तलाश के दौरान उन्हें कोई जानवर नहीं मिला। हालांकि वे नहीं चाहते थे, लेकिन किसी जानवर से न मिलना उन्हें अजीब लगा। इसे भूल जाओ, हम सुरक्षित हैं और हमें बस इसी बात की चिंता करनी चाहिए। नीना गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए क्या उपयोग करने जा रही थी, इसकी तलाश में गुफा से बाहर चली गई। उसने कुछ शाखाएं काट लीं और उनका उपयोग प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए किया। आपको क्या लगता है उसने यह कैसे किया? नीना ने अथर्व को देखते हुए पूछा। क्या? टेसा ने पूछा। स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित नहीं था कि नीना किस बारे में बात कर रही थी। तुम्हें पता है, अचानक इतना मजबूत हो जाना। नीना अभी भी अपने दिमाग से पहले की घटना को नहीं निकाल पा रही थी। अथर्व ने जिस तरह से भाड़े के सैनिकों से चींटियों की तरह निपटा, उसने बस एक हाथ बढ़ाया और बिजली की बारिश होने लगी। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था, जिसे दोनों लड़कियां लंबे समय तक अपनी यादों से मिटा नहीं पाएंगी। मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि खेती के स्तर को बढ़ाने के लिए गुप्त तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इतना नहीं, टेसा ने कुछ समय बाद कहा। उसने अपने पिता से इन गुप्त तकनीकों के बारे में सुना था और जानती थी कि ये प्रयोग करने वाले के शरीर के लिए हानिकारक हैं। इस तरह की तकनीकें हमेशा प्रयोग करने वाले पर प्रभाव डालती हैं। अगर उसने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है, तो यह निश्चित रूप से उच्च स्तरीय तकनीक रही होगी। टेसा ने अपनी परिकल्पना जारी रखी। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएगा, नीना ने कहा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अथर्व ने जो इस्तेमाल किया वह कोई गुप्त तकनीक थी। वह बस इतना जानती थी कि अथर्व ने उन्हें बचाया और यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसने सिर्फ जिज्ञासावश पूछा। दोनों महिलाएं दूसरी चीजों के बारे में बात करती रहीं और जल्द ही वे सो गईं। अगली सुबह अथर्व ने अपनी आंखें खोलीं और जब उसने अपने चारों ओर चट्टानें देखी तो वह हैरान रह गया। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर टूट चुका था। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी हो। जब दोनों लड़कियों ने अथर्व द्वारा खड़े होने की कोशिश करने पर की गई छोटी सी आवाज सुनी, तो वे पीछे मुड़ गईं। अथर्व, तुम जाग रहे हो, टेसा ने खुशी से कहा। जाहिर है कि वह भी अपने उद्धारकर्ता के बारे में चिंतित थी। अथर्व आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। अचानक उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा उभर आया। क्या तुम्हें कुछ बेहतर लग रहा है? नीना ने पूछा और वह भी पास चली गई। फिर से एक और खूबसूरत चेहरा उभर आया। क्या हो रहा है? अथर्व ने अनजाने में ही बोल दिया। वह उलझन में था कि ये दोनों सुंदरियां उसके साथ यहाँ क्या कर रही थीं। वह जानता था कि वे अकेली थीं क्योंकि उसने दो लड़कियों के अलावा किसी और की हरकत की आवाज नहीं सुनी थी। लड़कियां उसके सवाल और उसके उन्हें देखने के तरीके से उलझन में थीं। अथर्व इस समय उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे वे अजनबी हों। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कुछ भी याद न हो? टेसा ने नीना से फुसफुसाते हुए कहा। शायद। नीना ने कंधे उचका दिए। अथर्व को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। वह इसके कारण अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका। वह किसी तरह अपने हाथ को अपने सिर की ओर ले जाने में कामयाब रहा। पिछली रात के दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। हम भाड़े के सैनिकों से कैसे बच निकले? अथर्व ने जो कुछ हुआ उसे याद करने के बाद लड़कियों से पूछा। उसे जो आखिरी चीज याद थी वह थी रक्षात्मक दीवार खड़ी करना।
चूंकि उसे यही आखिरी चीज याद थी, इसका मतलब था कि वह हार गया था। वहाँ कोई और नहीं था और दोनों लड़कियों के साथ उसकी थोड़ी बहुत बातचीत से ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे भाड़े के सैनिकों को हरा सकें। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह हमें याद करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि हम कैसे बच निकले, नीना ने टेसा से फुसफुसाते हुए कहा। शायद यह तकनीक के प्रभावों में से एक है, टेसा ने नीना से फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सही सुन सकता हूँ, अथर्व ने फिर से बात की जब उसने देखा कि दोनों लड़कियां उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थीं। उन्होंने आखिरकार अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। तुम्हें याद नहीं है कि तुमने उन्हें कैसे हराया था? नीना ने बस सुनिश्चित करने के लिए पूछा। किसे हराया? मैं भाड़े के सैनिकों की बात कर रही हूँ, अथर्व ने उन्हें याद दिलाया। उसे लगा कि शायद लड़कियां वानरों के बारे में बात कर रही थीं। अथर्व के जवाब से पता चला कि उसे वास्तव में याद नहीं है, इसलिए नीना ने उसे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। अथर्व का मुंह खुला रह गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे वह वही था। तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? टेसा ने पूछा। नहीं, उसके हमले ने मेरी दीवारों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया, अथर्व ने ईमानदारी से कहा। क्या यह मोती की वजह से हो सकता है? अथर्व ने जो कुछ बताया उससे वह चकित था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह सोच सकता था कि उन्होंने जो कहा उसका कारण क्या हो सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसने कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की हो, उसे कोई तकनीक भी नहीं पता थी। कुछ देर सोचने के बाद भी उसे कोई कारण नहीं सूझा। वह इसे केवल उस मोती के कारण ही मान सकता था जो उसके साथ घुल मिल गया था। अथर्व आखिरकार बैठ पाया। जब उसने अपने कपड़ों की हालत देखी तो उसे अचानक अपने बैग के बारे में याद आया। मेरा पैसा, अथर्व ने लगभग जोर से कहा जब उसे अपना बैग याद आया। क्या तुम मेरा बैग लाए हो? अथर्व ने पूछा। अभी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका पैसा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह फिर से उस तरह मुफ्त पैसा देख सके, और उसने जो कोर इकट्ठा किए थे वे अंदर थे। हाँ, यह वहाँ है, टेसा ने उत्तर दिया, और उसने गुफा में एक विशेष स्थान की ओर इशारा किया। जब अथर्व ने उस ओर देखा जहाँ वह इशारा कर रही थी, तो उसने अपने बैग के साथ साथ अपने ब्लेड को भी बगल में देखा। धन्यवाद। अगर तुम नहीं आते तो हम अब तक पकड़े जा चुके होते, नीना ने अथर्व को तहे दिल से धन्यवाद दिया। यह दूसरी बार था जब अथर्व ने उनकी जान बचाई थी। टेसा ने भी उसे धन्यवाद दिया जब उसने अपने दोस्त को अथर्व को धन्यवाद देते देखा। अथर्व ने जवाब में बस सिर हिलाया। चूंकि उसका सार समाप्त हो चुका था, इसलिए वह जल्द से जल्द साधना करना चाहता था क्योंकि वे अभी भी पहाड़ पर थे। वह पैर क्रॉस करके बैठ गया और साधना करने लगा। मैंने सफलता प्राप्त कर ली, अथर्व को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे जब वह आर्केन प्लेन के पहले चरण में पहुंच गया था, लेकिन अब उसने एक और सफलता प्राप्त कर ली थी। गुफा से निकलने से पहले अथर्व ने अपने कुछ सार पुनः प्राप्त कर लिए। लड़कियां पहाड़ से बाहर जाना चाहती थीं। उन्होंने वहां अपने छोटे से प्रवास के दौरान पहले ही बहुत कुछ अनुभव कर लिया था। उसने उनके साथ पहाड़ के बाहरी क्षेत्र में पहुंचने तक साथ चलने का फैसला किया। उसके बाद वह वापस अंदर चला जाएगा। उसके पास अभी जाने की कोई योजना नहीं थी। चूंकि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर आया था, इसलिए वह अपने दिल की इच्छा तक प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करेगा। वह पैर क्रॉस करके बैठ गया और ध्यान करने लगा। उसने पहले साधना करते समय कुछ देखा, लेकिन जब लड़कियां अभी भी मौजूद थीं, तो वह इसकी पुष्टि नहीं कर सका। अब जब वह अकेला था, तो वह इसे जांचना चाहता था।
वह अराजकता के स्थान में प्रवेश कर गया और परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर की ओर चला गया। उस पर हाथ रखते ही ऊर्जा पहले की तरह ही उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ऊर्जा के वापस आने के बाद पत्थर चमक उठा। जब अथर्व ने परिणाम देखे तो उसके चेहरे पर तुरंत खुशी की एक झलक फैल गई। उसका लाइटनिंग ग्रेड नीला हो गया था। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह था पत्थर पर एक नए रंग का दिखना। यह दर्शाता है कि उसे एक नया तत्व मिल गया है। हालांकि ग्रेड अभी भी गुलाबी था, लेकिन यह उसके लिए कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह इसे सुधार सकता था। पवन तत्व के जुड़ने से वह अब एक मल्टी एलिमेंटलिस्ट बन जाएगा। उसने साम्राज्य के इतिहास में किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना था। अब वह साधना के मामले में और गति के मामले में भी बहुत तेज होगा। क्या अप्रत्याशित आश्चर्य है, अथर्व ने खुशी से कहा। इसके साथ वह अपने साथियों से आगे कहा जा सकता है। अथर्व गुफा के अंदर रहा और अपने बचे हुए सार को फिर से भर लिया। पवन तत्व के जुड़ने से उसकी अवशोषण गति उसकी पिछली गति से लगभग दोगुनी हो गई और वह जितना तत्व सार परिष्कृत कर सकता था वह भयानक था। क्षेत्र में सार अचानक कम हो गया। क्षेत्र में मौजूद जानवर अचानक से सार में आई कमी से हैरान हो गए। जब अथर्व ने भी इसे देखा तो वह चौंक गया। अगर यह जारी रहा तो मैं अकादमी में खेती कैसे कर पाऊंगा, उसे सिरदर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से सार कुछ ही समय में वापस आ गया। जब उसने फिर से कोशिश की तो यह पहली बार जितना मजबूत नहीं था। अथर्व के अपनी खेती का दौर पूरा करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। मुझे जाकर देखना चाहिए कि मैं टूटने के बाद कितना मजबूत हो गया हूं। फिर कुछ खाने के लिए भी ले लूं। वह उठकर गुफा से बाहर निकल गया। अथर्व ने अपने शरीर में हवा और बिजली के तत्वों को सक्रिय किया और चलना शुरू कर दिया। वह हल्का और बहुत फुर्तीला महसूस कर रहा था। उसकी गति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। अपनी वर्तमान गति के साथ यदि वह लाइटनिंग स्टेप्स का उपयोग करता है तो उसकी गति आर्केन प्लेन के चौथे या पांचवें चरण में उन हवा के तत्वों को पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए। सफलता और नए तत्व से उसके शरीर को जो शोधन मिला उसके कारण उसका शरीर मजबूत हो गया। अपने सामान्य गहन शारीरिक प्रशिक्षण के साथ अकेले उसके शरीर की ताकत फ्यूजन प्लेन के शिखर पर मौजूद लोगों से लगभग बराबरी कर सकती है। हर सफलता के साथ उसका शरीर और मजबूत होता जाएगा। अपने खुद के प्रशिक्षण के साथ वह एक ताकत बन जाएगा। अब मुझे आर्केन प्लेन के तीसरे चरण में उन लोगों को आसानी से हराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं चौथे चरण में उन्हें हरा सकता हूं या नहीं, लेकिन मुझे खुद का बचाव करने और बिना किसी नुकसान के भागने में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चूंकि आर्केन प्लेन के शुरुआती और मध्य चरणों के बीच एक खाई थी, इसलिए अथर्व को यकीन नहीं था कि वह दूसरे चरण में रहते हुए भी चौथे चरण में किसी को हरा सकता है। अथर्व आर्केन प्लेन के तीसरे चरण में जानवरों के साथ युद्ध में शामिल हुआ और बहुत अधिक प्रयास किए बिना उन्हें आसानी से हराने में सक्षम था। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वह तेज गति से आगे बढ़ रहा था। वह जानता था कि एक बार जब उसके दोस्त उसकी वापसी के बाद उसकी साधना को देखेंगे तो वे चौंक जाएंगे। पहाड़ का दक्षिणी भाग। खजाना पूरी तरह परिपक्व होने वाला है, समूह में से एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। बाकी लोगों ने भी इसे महसूस किया था। वे अपनी आंखों में लालच के भाव के साथ घाटी को देख रहे थे। खजानों में से एक को पाने का मतलब था ओवरलॉर्ड प्लेन में घुसने का मौका। वे सभी लंबे समय से मूल प्लेन में फंसे हुए थे और अब बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। बूढ़ा आदमी समूह में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास गया। अरे मार्क, क्यों न हम सब मिलकर फल लें? आप सही में सार की मात्रा महसूस कर सकते हैं?
अगर हमें एक भी मिल जाए तो हम इसे बराबर बांट सकेंगे और अपनी मौजूदा बाधाओं को तोड़ सकेंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और घाटी को ध्यान से देखा। वह जानता था कि एक व्यक्ति के लिए सफलतापूर्वक एक फल पाना बहुत मुश्किल होगा। घाटी के अंदर एक पेड़ जो लगभग 4 मीटर ऊंचा और 3 मीटर मोटा था, एक खुली जगह में देखा जा सकता था। उस पर केवल 2 लाल रंग के फल थे। यही वह था जिसके लिए वे सभी यहां आए थे। यह पेड़ एक दुर्लभ खजाना था जो दुनिया के सार से पैदा हुआ था। इसके फल शुद्ध सार से भरे होते हैं जो सभी एलिमेंटलिस्ट के लिए बहुत फायदेमंद थे। यहां तक कि ओवरलॉर्ड प्लेन में रहने वाले लोग भी उन्हें लेने से गुरेज नहीं करते। घाटी से बहुत दूर नहीं, पहाड़ के सबसे गहरे हिस्से में स्टोन लायन ने अपना सिर उठाया और घाटी की दिशा में देखा। उसका विशाल शरीर एक झटके में उठ गया और पागलों की तरह तेज गति से घाटी की ओर दौड़ पड़ा। उसके शरीर ने स्पष्ट रूप से किसी भी तरह से उसकी गति में बाधा नहीं डाली। सिर्फ स्टोन लायन ही नहीं, पूरे पहाड़ पर ओरिजिन प्लेन में रहने वाले दूसरे जानवर भी घाटी की दिशा में बढ़ रहे थे। वे सभी खजाने पर एक मौका पाना चाहते थे। खजाने के लिए संघर्ष शुरू होने वाला था। हालांकि स्टोन लायन सबसे शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन सभी पर हावी हो सके। यह एक बुद्धिमान प्राणी था और एक फल पाने के बाद निश्चित रूप से दृश्य छोड़ देगा। अब यह भाग्य पर निर्भर था कि दूसरा फल कौन लेगा। इस सबका अथर्व से कोई लेना देना नहीं था। वह जंगली सुअर का पैर भूनते हुए खुद ही एक धुन गुनगुना रहा था। वह मांस का स्वाद सबसे बढ़िया बनाने के लिए जरूरी सामग्री को कुशलता से मिला रहा था। जब अथर्व अकादमी छोड़ना चाहता था तो वह हमेशा तैयार रहने के लिए सामग्री साथ लाता था। कुछ देर बाद हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। मांस का रंग पहले से ही सुनहरा भूरा हो गया था। यह मांस को भूनने से पहले अथर्व द्वारा उस पर शहद लगाने का नतीजा था। अथर्व ने मांस का एक टुकड़ा लिया और उसे चखा। मांस के स्वाद से वह शुद्ध आनंद में आकाश की ओर देखता रहा। उसका स्वाद बहुत बढ़िया था। उसने खुशी से कराहते हुए दूसरा निवाला खाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने मांस खत्म किया। उसने खुशी से अपने पेट को थपथपाया और अपने से थोड़ी दूर पर एक झरने की ओर बढ़ गया। भोजन की तलाश करते समय उसे यह गलती से मिल गया। अथर्व ने पानी में गोता लगाने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। क्या बढ़िया जिंदगी है, उसने खुशी से आह भरी। नहाने के बाद वह झरने से कुछ ही दूरी पर स्थित एक विशाल वृक्ष के पास गया और खेती करने लगा। अब उसे छिपकर हमला किए जाने का डर नहीं था क्योंकि अब उसके पास 2 संवेदी क्षमताएं थीं। पृथ्वी तत्व के साथ वह जमीन पर किसी भी कंपन को महसूस कर सकता था और पवन तत्व के साथ वह तेज गति से होने वाली हवा में किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकता था। अंधेरा होने वाला था, इसलिए उसने अगले दिन तक आराम करने का फैसला किया। उस रात बाद में बम पहाड़ में जमीन पर किसी चीज के जोर से टकराने की आवाज गूंजी। अथर्व आवाज सुनकर चौंक गया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। वह पेड़ के छेद से बाहर निकला और दक्षिण की ओर देखा। यह उस दिशा से आया था। अथर्व अनजाने में पहाड़ के दक्षिणी हिस्से के करीब चला गया था। कुछ देर इंतजार करने और यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई लड़ाई नहीं थी, वह सावधानी से उस दिशा में चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक आदमी को गड्ढे में बेसुध पड़ा देखकर आश्चर्य हुआ। स्पष्ट रूप से गड्ढा तब बना था जब वह आदमी जमीन से जोर से गिरा था। अथर्व ने यह पुष्टि करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई और आसपास नहीं था। पुष्टि करने के बाद वह आदमी का निरीक्षण करने के लिए पास गया। जब वह करीब गया तो उसने देखा कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके सीने में एक छेद था।
छेद पहले से ही सड़ने लगा था। यह स्पष्ट रूप से जहर के हमले का काम था। आदमी के बगल में एक थैली थी। उसके आकार से अथर्व ने अनुमान लगाया कि उसके अंदर एक फल है। उसने उसे उठाया और धीरे से खोला। जैसे ही उसका थोड़ा सा हिस्सा खुला, छोटे से छेद से तुरंत गाढ़ा सार बाहर निकल आया। अथर्व ने जल्दी से उसे बंद कर दिया। क्या शुद्ध और गाढ़ा सार है! यह निश्चित रूप से एक खजाना है। अथर्व खुश था। यही कारण होगा कि इस आदमी को मार दिया गया। मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसके हत्यारे दूर नहीं होंगे। उसने तुरंत थैली को अपने बैग में रखा और उस जगह से भाग गया। उसने अपनी गति को और बढ़ाने के लिए हवा के तत्व के साथ खुद को बढ़ाने के साथ साथ लाइटनिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया। अथर्व के जाने के कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी पेड़ों से बाहर आया। मुझे इस जगह से ऊर्जा आती हुई महसूस हुई। उसने फर्श पर लाश को देखने से पहले चारों ओर देखा। मुझे पता था कि वह ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। मैंने अपनी आधी से ज्यादा बचत उस जहर को पाने के लिए खर्च कर दी थी। वह खुशी से हंसते हुए लाश की ओर बढ़ा। लाश के करीब पहुंचने के बाद वह लाश में अपनी जरूरत की चीज ढूंढने लगा। वह कहाँ है? उसने अविश्वास से कहा। हम भागने में कामयाब होने के बाद यह उसके पास ही था। वह यह देखने के लिए इलाके में इधर-उधर देखने लगा कि क्या उसे थैली मिल सकती है। उसे वह नहीं मिली। वह पागलों की तरह खोजता रहा, लेकिन फिर भी उसे वह नहीं मिली। अथर्व जो उस जगह से बहुत दूर भाग चुका था, उसने एक जोरदार दहाड़ सुनी। यह दहाड़ गुस्से से भरी हुई थी। उसे पता था कि यह उस व्यक्ति की होगी जिसने उस आदमी को मारा था, या शायद उस आदमी का कोई साथी। उसे परवाह नहीं थी कि दहाड़ कौन रहा है, और वह यह भी नहीं जानना चाहता था। उसने अपनी गति बढ़ा दी और जंगल के अंदरूनी इलाकों से बाहर निकलकर बाहरी इलाकों की ओर भाग गया। वह फल का उपयोग करने से पहले वहां एकांत स्थान ढूंढना चाहता था। इसके साथ मैं आर्केन प्लेन अंतिम चरणों तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा, उसने अपने दिल में खुशी के साथ कहा। 2 दिन बाद अथर्व को चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ पहाड़ से बाहर निकलते देखा जा सकता था। उसने नहीं सोचा था कि उसे फल में मौजूद सार को पूरी तरह से अवशोषित करने में इतना समय लगेगा। फल में मौजूद सार की मात्रा के साथ उसे कम से कम आर्केन प्लेन के 8वें चरण या 9वें चरण तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह केवल 6ठे चरण तक ही पहुंच पाया। इससे कोई यह देख सकता था कि भविष्य में सफलता के लिए उसे कितनी मात्रा में सार की आवश्यकता होगी। अथर्व ने देखा कि पवन तत्व प्राप्त करने के बाद हालांकि उसकी अवशोषण गति बढ़ गई, लेकिन उसे आवश्यक सार की मात्रा भी बढ़ गई। जब अथर्व ने खुद का निरीक्षण करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसने देखा कि उसके सार ओर्ब में 3 अलग-अलग रंग थे। अतिरिक्त रंग पवन तत्व प्राप्त करने से था। बिजली ने अधिकांश ओर्ब ले लिया, जबकि पृथ्वी ने उसका अनुसरण किया, जबकि पवन तत्व को अल्पमत मिला। प्रत्येक एलिमेंटलिस्ट के शरीर में एक सार ओब होता है, जहां वे अपने सार को संग्रहित करते हैं। दोहरे एलिमेंटलिस्ट ऑर्ब्स में केवल 2 रंग होते हैं, जो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोनों तत्वों के रंग होते हैं। एकल एलिमेंटलिस्ट ऑर्ब्स में केवल एक ही रंग होता है। अथर्व को पता चल गया कि वह 7वें चरण तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं था। यह एक फलदायी यात्रा रही है। विलो सिटी की ओर बढ़ते हुए वह खुद पर मुस्कुराया। पिछली बार की तरह जब वह यहां आया था, शहर हमेशा की तरह लोगों के आने जाने से भरा हुआ था। शहर में बहुत सारे व्यापार कारवां लाए जा रहे थे। वह बेकार नहीं बैठा। वह वापस लौटने से पहले कुछ चाय पीने के लिए एक रेस्तरां की ओर चला गया। उसने रेस्टोरेंट में कुछ लोगों की बातचीत सुनी। मिस्टी माउंटेन पर लड़ाई बहुत क्रूर थी,
ज्यादातर आर्केन प्लेन एलिमेंटलिस्ट जो उस घाटी में गए जहां खजाना दिखाई दिया, मर गए। जो बच गए वे भाग्यशाली थे। मैंने सुना है कि खजाना एक पेड़ से निकला फल था। हाँ, पेड़ में सिर्फ 2 फल थे। स्टोन लायन ने उनमें से एक को लेने के बाद उसने समझदारी से आखिरी फल छोड़ दिया ताकि बाकी लोग और जानवर उस पर संघर्ष कर सकें। यह वाकई चालाक है। यह जानता था कि दूसरे लोग उससे उलझने के जोखिम के बारे में सोचेंगे और पीछे छूटे दूसरे फल के लिए लड़ने का फैसला करेंगे। अथर्व उनकी बातचीत से हैरान था। तो खजाना एक फल था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उस फल से कोई लेना देना है जिसे मैंने पाया था, उसने खुद से सोचा। जैसे जैसे लोगों की बातचीत आगे बढ़ी, उसे पता चला कि दूसरा फल 2 लोगों ने हासिल किया था, एक बूढ़ा आदमी और एक अधेड़ उम्र का आदमी। उन्होंने मिलकर काम किया और फल लेकर सफलतापूर्वक भागने में सफल रहे। जब उसने यह सब सुना तो उसे पता चल गया कि उसे जो फल मिला है वह संभवतः खजाना ही है। चूंकि वे सफलतापूर्वक भाग निकले, इसका मतलब है कि भागने के बाद उस आदमी पर हमला किया गया था। आदमी की मौत की केवल 2 संभावनाएं हैं, या तो उस पर उसके साथी ने हमला किया था या उन पर हमला किया गया था, अथर्व ने अनुमान लगाया। वह जितने भी सुराग ढूंढ रहा था उससे उसे पहले से ही 70% से ज्यादा यकीन था कि उसे जो फल मिला है वह वही खजाना है जिसके लिए वे सभी लड़ रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी खजाना मेरे पास आ गया, वह अपने दिल में हंसा। अगर आसपास के लोगों को पता चले कि किसी ने बिना लड़े ही खजाना हासिल कर लिया है तो वे अवाक रह जाएंगे। अथर्व ने अपनी यात्रा के लिए घोड़ा लेने से पहले अपनी चाय का भुगतान किया। चूंकि वह अब अमीर था, इसलिए उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक उच्च गुणवत्ता वाला घोड़ा खरीदा और साथ ही कुछ खाना भी जो वह रास्ते में खाएगा। दूसरे दिन की सुबह लूनर अकादमी की ओर जाने वाले रास्ते पर एक घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। अथर्व शांत और स्थिर भाव से घोड़े के ऊपर बैठा था। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे कुछ ही दिन किसी व्यक्ति को बदल सकते हैं। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ, अथर्व ने अपने सामने राजसी द्वार को देखते हुए कहा। वह घोड़े से उतरा और पैदल ही अकादमी में चला गया। अकादमी में प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह कल ही बाहर गया हो। वह सबसे पहले अपना मिशन जमा करने के लिए मिशन हॉल की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने जो छात्र देखा वह उस छात्र से अलग था जिसने उसे मिशन सौंपा था। उसने मिशन जमा किया और छात्रों के रहने के क्वार्टर की ओर जाने से पहले इनाम लिया। अथर्व ने घर जाने से पहले सागर से मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो सागर घर पर नहीं था। शायद वह शहर गया था, उसने अनुमान लगाया और अपने घर की ओर चल दिया। उसने बसने के बाद रेनॉल्ड्स से मिलने की योजना बनाई। जब वह घर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे वह उसे छोड़कर आया हो। केवल धूल थी। उसने रेनॉल्ड्स के घर जाने से पहले उसे साफ करने का फैसला किया। काम पूरा करने के बाद वह रेनॉल्ड्स के घर गया। सौभाग्य से वह उसे घर पर ही पाया। अरेरे, अथर्व ने घर में घुसते ही पुकारा। अथर्व, तुम वापस आ गए, रेनॉल्ड्स ने कहा और अपने दोस्त की ओर बढ़ा और उसे गले लगाया। हाँ, अथर्व ने अपने दोस्त के चंगुल से छूटने के बाद जवाब दिया। तुम्हारा मिशन कैसा रहा? रेनॉल्ड्स ने बैठते हुए पूछा। यह तो केक का टुकड़ा था। अथर्व अपने दोस्त के पास बैठ गया। अथर्व ने पूछा कि जब से वह अकादमी से बाहर गया है तब से क्या हुआ है। उसने पाया कि स्टारलाइट अकादमी के छात्रों और लूनर अकादमी के छात्रों के बीच लड़ाई तेज हो गई थी। लूनर अकादमी के छात्रों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जब उन्हें पता चला कि उनके छात्रों पर हमले हो रहे हैं। सम्राट ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों अकादमियों के प्रिंसिपल को बुलाया।
हालांकि दोनों अकादमी के छात्रों ने एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ कुछ समय के लिए था। अथर्व ने पूछा कि क्या ब्लेक अपने दफ्तर में वापस आ गया है। शुक्र है कि वह वापस आ गया था। उसने रेनॉल्ड्स के घर से निकलने के बाद उससे मिलने का फैसला किया। जब उसने रेनॉल्ड्स से सागर के ठिकाने के बारे में पूछा तो जैसा उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। सागर लूनर सिटी में था। अथर्व कुछ समय के लिए वहां रुका और फिर ब्लेक के दफ्तर में चला गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि क्रिस आर्केन प्लेन में घुसने के बाद उससे क्यों मिलना चाहता था। जब वह दफ्तर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। कुछ समय बाद उसने ब्लेक की आवाज सुनी जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। ब्लेक ने कुछ देर तक उसे देखा। वह बता सकता था कि अथर्व पिछली बार से अलग था जब उसने उसे देखा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ब्लेक ने पूछा। सीनियर क्रिस ने मुझे आर्केन प्लेन में घुसने के बाद आपको ढूंढने के लिए आने को कहा था। उसने कहा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि आप मुझे उनके पास ले चलो। अथर्व ने आने का कारण बताया। ओह, मेरे साथ आओ। यह सुनने के बाद कि यह क्रिस से संबंधित था, वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और कार्यालय से बाहर चला गया। अथर्व उसके पीछे गया। जल्द ही वे अकादमी के गेट पर थे। वह आश्चर्यचकित था जब ब्लेक उसे अकादमी के बाहर ले गया। वे अकादमी के पीछे की ओर बढ़े, ठीक उस जगह से जहां अथर्व आमतौर पर अपना प्रशिक्षण करता है। वे जल्द ही एक विशाल चट्टान के पास पहुंच गए। ब्लेक ने कुछ मुहरें बनाई और चट्टान के एक स्थान पर मारा। एक रास्ता खुला और वे अंदर चले गए। अथर्व ने इस चट्टान को पहले भी देखा था, लेकिन उसे नहीं लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण बात है। कौन हर चट्टान की जांच करेगा जो उसे दिखाई दे? उनके आगे घाटी में क्रिस अपनी आंखें बंद करके एक कुर्सी पर बैठा था। ग्रिफिन जो अथर्व को यहां लाया था उससे बहुत दूर नहीं देखा जा सकता था। जब वे करीब गए तो ग्रिफिन ने अपना सिर उठाया और देखा। यह देखने के बाद कि यह ब्लेक और अथर्व थे, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी झपकी जारी रखी। तुम आखिरकार यहां आ गए, क्रिस अचानक बोला। तुम इतनी देर से क्यों आए? लंबे समय तक मेरे अनुमान से आपको 2 सप्ताह पहले ही सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए थी, उन्होंने आगे कहा। मैंने 2 सप्ताह पहले सफलता प्राप्त की थी सीनियर, बस मुझे यहां लाने के लिए प्रशिक्षक ब्लेक नहीं मिल पाया, अथर्व ने समझाया। क्रिस ने स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में ब्लेक की ओर एक नजर डाली। ब्लेक ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। वह समय था जब मैं वाटर हॉल गया था। क्रिस ने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह जानता था कि क्या हुआ था। उसने अचानक अपनी भौं उठाई और अथर्व की ओर देखा। ध्यान से देखने के बाद, आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गए? उसने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। अथर्व इस बात से आश्चर्यचकित था कि क्रिस ने अपनी आभा को छोड़े बिना भी कितनी जल्दी उसकी सफलता को नोटिस कर लिया। उसे क्रिस की तेज इंद्रियों की सराहना करनी पड़ी, यहां तक कि ब्लेक ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब ब्लेक ने यह सुना तो उसने दिलचस्पी से अथर्व की ओर देखा। जब मैं मिस्टी माउंटेन में एक मिशन पर गया था तो मुझे एक प्राकृतिक खजाना प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। अथर्व ने उन्हें बताया कि पहाड़ में क्या हुआ था, उस अज्ञात अवस्था का हिस्सा छोड़कर। तुम सच में भाग्यशाली हो। तुम खजाने तक भी नहीं गए, वह तुम्हारे पास लाया गया था, ब्लेक ने ईर्ष्या से कहा। अथर्व की किस्मत कमाल की थी। मिस्टी माउंटेन कहते, क्रिस गहरे विचारों में डूब गया। क्या तुमने इस बारे में किसी और को बताया? क्रिस ने पूछा। नहीं, अथर्व ने जवाब दिया। अच्छा, इसे ऐसे ही रहने दो। अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि यह कोई रहस्य है या झूठ बोल देना, क्रिस ने बेपरवाही से कहा। और तुम यह किसी को मत बताना, उसने ब्लेक की तरफ देखा।
ब्लेक ने जाने से पहले अपना सिर हिलाया। सीनियर क्रिस अथर्व ने यह देखने के बाद बोला कि उसने उससे कुछ नहीं कहा। हाँ, क्या तुम यहाँ रहते हो? हाँ, मुझे लगा कि तुम अकादमी में रहते हो। वह बहुत शोर है। अथर्व जवाब सुनकर अवाक रह गया। तुम उस जगह को शोर कहते हो? छात्रों की कमी के कारण अकादमी छात्रों के लिए बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि अथर्व को भी लगता है कि यह बहुत शांत है, क्योंकि इस क्षेत्र में छात्रों को शायद ही कभी देखा जाता है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त करो, क्रिस ने अचानक कहा। अथर्व ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, उसके अनुरोध से आश्चर्यचकित। उसने बहुत ज्यादा नहीं सोचा और बस वही किया जो उसे बताया गया था। एक निराकार ऊर्जा फैल गई जिसके बीच में अथर्व था। अथर्व ने उसे असमंजस से देखा। क्या तुम बनना चाहते हो मेरा छात्र? क्रिस ने पूछा। आपका छात्र? हाँ। अब जवाब दो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। अथर्व को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसे समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दे। वह जानता था कि क्रिस सरल नहीं है और ब्लेक ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, उससे उसकी स्थिति कुछ और ही होगी। हाँ, अच्छा। अब मेरे छात्र के रूप में तुम्हारा पहला काम आज दोपहर का भोजन बनाना है, क्रिस ने बगल में एक खरगोश की ओर इशारा करते हुए कहा।